सो हेलो गाइस, आज हम ब्रांड न्यू वीडियो लेकर तो आज हम देखने वाले एक नया एनीमे। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और कहानी की शुरुआत में ही हमें यहाँ पर एक चमकती सुबह दिखाई जाती है और हम भी यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर अमाने को देखते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे माहिरो आती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है, तो ये भी उसे मॉर्निंग कहता है। लेकिन ये अपने मन ही मन कह रहा होता है कि मेरे पड़ोस में एक एंजल रहती है, नहीं वो पहली लड़की है जिससे कि मैं प्यार करता हूँ, माहिरो शीना। हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर अगले सीन में यहाँ पर ये दोनों ही बैठे हुए होते हैं। तभी माहिरो यहाँ पर इसके कंधे के ऊपर सर रखने के लिए जा रही होती है, लेकिन अमाने उससे पहले उसे रोक लेता है। और यहाँ पर माहिरो अमाने का ऐसा रिएक्शन देखकर वहाँ पर ही रोने लगती है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम सोच रही हो। बात बस ये है कि अब जब हम एक्चुअल में कपल हैं तो मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है जब तुम मेरे पास होती हो। और माहिरो कहती है कि मेरी भी सेम हालत है जब भी मैं तुम्हारे पास होती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास होने की फीलिंग्स ज्यादा है मुझ में। और अब जब हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सही रहेगा कि जब हम अपनी फीलिंग्स को छुपाए नहीं। फिर यहाँ पर अमाने इसके करीब आता है और उसे एक सवाल करता है और वो उसे पूछ रहा होता है कि कपल आखिर कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन यहाँ पर माहिरो को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो वो कहती है कि हैंड होल्ड करना और साथ में वक्त गुजारना या फिर एक साथ घूमने जाना और हग करना। तो अमाने कहता है कि ये सब तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और माहिरो कहती है थोड़ा सा एम्बेरेसिंग है कहने में, लेकिन शायद हम कपल होने से पहले से ही एक कपल की तरह एक्ट कर रहे थे। और अमाने यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि ये तो सही कह रही है। और फिर माहिरो कहती है बजाय इसके कि आखिर कपल्स को क्या करना चाहिए, क्यों ना हम नॉर्मल ही एक्ट करें जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं। और अमाने कहता है कि हाँ सही कहा, शायद से मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। जिसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में अब यहाँ पर ये लोग स्कूल जा रहे होते हैं और अमाने यहाँ पर इसके सामने ही कपड़े चेंज कर रहा होता है, जहाँ पर माहिरो इसे ऐसा देख रहे हैं मैंने सो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें मेरे सामने कपड़े चेंज करने से मना किया था। तो अमाने कहता है कि लेकिन मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, और ऐसे तो हम कभी भी समर्स में पूल पर जा ही नहीं पाएंगे अगर तुम्हें ऐसी चीजों से प्रॉब्लम होगी तो। और अपने मन में ही कह रहा होता है कि अगर मैं इसे ऐसे भी कंफर्टेबल नहीं करवा पाया तो बाद में काफी दिक्कत हो जाएगी। और कहता है क्या तुम ब्रेकफास्ट बना दोगी, जहाँ पर वो भी मान जाती है। फिर अगले सीन में यहाँ पर माहिरो अमाने को लेकर काफी परेशान हो रही होती है कि कहीं कोई और लड़की इसके पीछे ना आए, और वो अमाने को सिर्फ अपने पास रखना चाहती है। लेकिन अमाने भी यहाँ पर उसे शांत करवाते और कहता है कि तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी नहीं देखने वाला। जिसके बाद ये दोनों ही साथ में स्कूल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर जाते हुए दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं। जहाँ पर इन लोगों को ऐसा देखकर काफी बच्चे तो शौक ही रह जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर भागते हुए चीटो से आती है और कहती है माहिरो क्या तुमने फाइनल रिस्क ले ही लिया, तुम्हें देखने से तो लगता है कि सब कुछ ठीक ही रहा। तो माहिरो कहती है कि हाँ, लेकिन चीटो से कहती है कांग्रेचुलेशंस, मेरा सब कुछ सिखाया तुम्हें काम आया। लेकिन मैंने कभी भी अमाने को अपना मेनली फॉर्म ऐसे शो करते हुए नहीं देखा। और अमाने कहता है कि सॉरी चीटो से, तुमको मैंने पहले नहीं बताया। तो वो कहती है कोई बात नहीं, लेकिन तुम दोनों को करीब लाने के लिए तुम मेरी तारीफ कर सकते हो। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर अमाने अपने दोस्तों को बता देता है कि वो माहिरो को डेट कर रहा है, जहाँ पर ये सुनकर उसके दोस्त उसके लिए काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है कि तुम अमाने हो है ना, तुम तो काफी डिफरेंट लग रहे हो। और बाकी लड़कियां भी उसे देखकर ऐसा ही कहती हैं और उसके लुक को लेकर काफी तारीफ करती हैं। और इसके बाद ये उससे पूछ रहे होते हैं कि ये और माहिरो क्या डेट कर रहे हैं, जहाँ पर वो उन्हें हाँ कहता है। लेकिन ये लोग यहाँ पर ये सुनकर काफी शॉक होते हैं और उससे वापस से ही पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से माहिरो आकर कहती है कि उसे अमाने के ऊपर काफी टाइम से क्रश था, लेकिन अमाने कहता है कि मैं तुम्हें पहले से पसंद करता था। और ऐसे ही यहाँ पर आपस में लड़ने लगते हैं और कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाते हैं, जहाँ पर पूरी क्लास इन्हें ही देख रही होती है। लेकिन तभी अमाने के दोस्त कहता है कि तुम्हें क्लास में ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर अमाने के दोस्त से बोल रहे होते हैं कि ये काफी बढ़िया हुआ कि तुम दोनों साथ में आ गए, और अब शीना के पीछे जो लड़के थे उन्होंने उम्मीद खो दी है। और अमाने कहता है कि अच्छा सही है, अब लोग उसको एक नॉर्मल लड़की की तरह देखेंगे बजाय एंजल बोलने के। लेकिन तभी वहाँ पर माहिरो आ जाती है और कहती है क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो। तभी अमाने के दोस्त उससे कहते हैं कि हम सब बात कर रहे थे कि अब सभी लड़के तुम्हें एक नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट करेंगे बजाय कि एंजल कहने के। तो वो कहते हैं मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब तक कि अमाने मेरे साथ है। और अमाने का दोस्त कह रहा होता है कि अमाने लगता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लेनी चाहिए। और बाकी लोग कह रहे होते हैं कि ये तो इसके प्यार में काफी पागल ही रो रखी है, जहाँ पर माहिरो भी ये सुनकर काफी ब्लश करने लगती है। फिर अगले सीन में यहाँ पर इस लोग साथ में मिलकर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर माहिरो ने अमाने के लिए लंच बनाया होता है, जिसे देखकर सभी लोग कहते हैं कि इसे तुम्हारे लिए खाना बनाना काफी पसंद है। जो सुनकर माहिरो कहती है कि हाँ मुझे अच्छा लगता है कि अमाने को मेरी कुकिंग पसंद है और अब मुझे इसकी फेवरेट डिशेज भी पता है, तो अब मैं उन्हें बनाने का ट्राई करूंगी। और अमाने कहता है कि तुम्हारे जो फेवरेट्स हैं मैं उसमें ही काफी खुश हूँ, तुम जो भी बनाती हो सब कुछ काफी टेस्टी होता है। लेकिन तभी इत्सुकी कहता है कि लगता है कि मैं तुम पब्लिक में फ्लर्ट करने से नहीं रोक सकता, ये काफी अच्छी बात है कि तुम दोनों साथ हो, लेकिन ये चीज भी देख लिया करो कि आखिर तुम कहाँ पर हो। और यहाँ पर ये सुनकर अमाने काफी ब्लश करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर ये लोग वापस घर जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर अमाने उसे कह रहा होता है कि कैसे सभी लड़के आज क्लास में उसे ही घूर रहे थे। और फिर माहिरो आकर यहाँ पर अमाने की तारीफ करने लगती है, जिस वजह से सभी लड़के वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये लोग यहाँ पर जाते हुए शॉपिंग करने के लिए आते हैं और यहाँ पर कह रहे होते हैं कि ये काफी बढ़िया है कि हमने अपना
अपना रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया और अब हम साथ में बाहर निकल सकते हैं और साथ में शॉपिंग भी कर सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों ही डिनर की प्लानिंग करने लगते हैं कि आखिर वो डिनर में क्या बनाए। फिर यहाँ पर शॉपिंग करने के बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर अमन कह रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा ही क्रेजी नहीं है कि हमने सिर्फ 6 महीने में एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। तो माहिरो कहती है कि मेरे लिए तो ये काफी लंबा टाइम था, जबकि तुम्हें पता था कि मैं आखिर कैसा फील करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम काफी डम एक्ट कर रहे। तो ये कहता है कि सॉरी, लेकिन माहिरो कहती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। और अमाना कहता है कि माहिरो मुझे काफी परेशानी होती है जब तुम कुछ ज्यादा ही कर देती हो, तो थोड़ा सा फीलिंग्स को कम एक्सप्रेस करना, वरना कहीं मेरे अंदर का जानवर न जाग जाए। और यहाँ पर माहिरो ब्लश करने लगती है और कहती है कि हाँ मैं आगे से ध्यान रखूंगी। फिर अगले दिन यहाँ पर स्कूल में अमन इत्सुकी से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता माहिरो पहले से कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गई है। तो वो कहता है कि हाँ अब लोग उसे कुछ ज्यादा ही रिलेट कर पा रहे हैं, और देखा जाए तो पहले के मुकाबले वो काफी ज्यादा एक्सप्रेसिंग और खुश लगती है जब वो तुम्हारे साथ होती है। और अमाने कहता है कि माहिरो अपना ट्रू सेल्फ सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही दिखाती थी, लेकिन अब सब लोग उसे जानते हैं। मुझे तो इसे खुश होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो इत्सुकी कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके और भी साइड्स हैं जो कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही शेयर करती है। फिर नेक्स्ट दिन में यहाँ पर क्लासरूम ड्यूटी होती है अमाने और एक लड़की अयाको की, जहाँ पर अमाने नोटिस करता है कि इसको भी अब सभी लोग काफी डिफरेंटली ट्रीट करने लगे हैं। तभी यहाँ पर अयाको कहती है कि तुमसे अब बात करना काफी आसान हो गया है जब से कि तुम शीना को डेट करने लगे हो। पहले तो ऐसा लगता था कि तुम ऐसे लड़के हो जो कि चाहता कि सभी लोग उससे दूर रहे और सिर्फ कुछ ही लोगों के क्लोज रहना चाहता है, लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया है। और अमाने कहता है क्या तुम अक्सर ऐसे लोगों को काफी क्लोजली देखती हो। तो वो कहती है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, ये मेरी हॉबीज में से एक है। तो अमाने कहता है कि मुझे कभी न कभी तो बदलना ही था और मैं माहिरो के साथ कुछ ज्यादा टाइम बिताना चाहता हूँ, तो मुझे आइसोलेटेड रहना काफी बंद करना ही पड़ता। जो सुनकर अयाको कहती है कि तुम तो काफी केयरिंग पर्सन लगते हो, तुम चेंज नहीं होते अगर उसे तुम पसंद नहीं करते। किसी के लिए खुद को बेटर करना काफी औसम है। तभी यहाँ पर माहिरो आ जाती है और उसे देखकर यहाँ पर अयाको यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो जाने से पहले यहाँ पर अमाने को एक चॉकलेट देकर जाती है, जहाँ पर ऐसा देखकर माहिरो का चेहरा लाल हो जाता है। और अमाने कहता है क्या तुम्हें कुछ कहना है। तो वो कहती है कि नहीं, तुम पर शक नहीं कर रही मैं, बस देखने से तो ऐसा लगा कि तुम्हें उसके साथ बात करना काफी अच्छा लग रहा था। तो अमाने कहता है कि सॉरी अगर तुम्हें वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा तो, हम बस बात कर रहे थे कि कैसे मैं बदल चुका हूँ पहले से। और माहिरो कहती है कि तुम आजकल ज्यादा स्माइल करने लगे हो। और अमाने कहता है कि मुझे लगता है ऐसा कि तुम्हारे साथ बीता हुआ टाइम ने मुझे बदल दिया है और तुम भी पहले से कुछ ज्यादा खुश लगती हो। तो वो कहती है फिर तो ये तुम्हारे साथ बीता हुआ टाइम की वजह से ही होगा। और अमाने कहता है क्या ऐसा है। तो वो कहती है कि हाँ। यहाँ से माहिरो और अमाने दोनों तो कहीं पर जा रहे होते हैं और यहाँ पर मौसम खराब होने की वजह से बारिश भी हो रही होती है। तभी यहाँ पर माहिरो बारिश की बुराई करते हुए कहती है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसकी वजह से मेरे बाल खराब हो गए। लेकिन अमाने कहता है कि मुझे तो बारिश काफी पसंद है, आखिर इसकी वजह से तो हम मिले थे। मैं तुम्हारे साथ ऐसे बारिश में वॉक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और बारिश में काफी सस्ते में ग्रोसरी स्टोर में सामान भी मिल जाते हैं। और माहिरो यहाँ पर ये सारी चीजें सुनते हुए हंसने लगती है। फिर अगले सीन में ये दोनों वापस घर पर आ चुके होते हैं। तभी यहाँ पर माहिरो इससे पूछ रही होती है कि तुम्हारी कुछ बात चल रही थी है ना फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में, क्या कुछ हुआ है। और ये सुनते ही अमाने के हाथ से यहाँ से फोन छूट जाता है। और फिर वो कहता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, जहाँ पर हम पास का सीन देखते हैं। और वहाँ पर अमाने अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि माहिरो और मैं कुछ ज्यादा ओवर एक्ट नहीं करते हैं अपने आपको कपल जैसा दिखाने में, हम बस नॉर्मल जैसे हैं वैसे ही एक्ट करते हैं। लेकिन तभी इत्सुकी कहता है कि सीना चीज से काफी टाइम से एडवाइस ले रही है। और ऐसे ही बातें करते हुए ये सभी लोग यहाँ पर शोर मचाने लगते हैं, जिनको की यहाँ पर माहिरो भी देख लेती है। और अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में माहिरो कह रही होती है कि जब भी तुम ऐसा कहते हो तो इसका यूजुअली मतलब होता है कि मुझे चिंता करनी चाहिए। तो अमाने कहता है कि वो तो कुछ ज्यादा ही बोलते रहते हैं। और माहिरो कहती है कि तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम नहीं चाहते तो। हाँ मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें हर बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी बताओगे तो तब भी मेरी फीलिंग सेम ही रहेगी। और अमाने कहता है कि मुझे यही पसंद है तुम्हारे बारे में। और माहिरो कहती है कि हाँ मैं भी यही कहूंगी सेम। तभी अमाने कहता है कि तुम चीटो से एडवाइस ले रही थी है ना। तो वो कहती है कि नहीं तो मतलब थोड़ी सी। और अमाने कहता है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मत लो, लेकिन उसे हमारे बीच की सारी बातें मत बताना। और माहिरो कहती है कि मैं ध्यान रखूंगी। फिर अगले दिन यहाँ पर स्कूल में माहिरो अमाने से कह रही होती है क्या स्कूल के बाद मुझे थोड़ा सा काम है, तो क्या तुम अकेले घर चले जाओगे। तो वो कहता है कि ठीक है। और माहिरो इसे यहाँ पर किसी और के साथ जाने के लिए मना कर दी है। तो वो कहता है कि आखिर मैं ऐसे क्यों जाऊंगा। तो वो कहती है कि मुझे पता है, लेकिन कोई भी लड़की तुम्हें पूछ सकती है। और अमाने यहाँ पर अपने में, लेकिन तभी अचानक से उसके दोस्त उसकी तरफ घूरकर देखने लगते हैं, जिसकी वजह से अमाने रुक जाते हैं और कहता है कि तुम्हें कुछ भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अगर कोई पूछेगी भी तो भी मैं नहीं जाऊंगा। और माहिरो कहती है कि तुम्हें कुछ गलत न लगे इस वजह से मैं तुम्हें बता देती हूँ कि चीटो से और मैं स्विमिंग सूट्स खरीदने के लिए जा रहे हैं। और ये सुनते ही अमाने मन में ही कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कभी भी माहिरो अपनी मर्जी से खरीदने के लिए जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि उसे तैरना नहीं आता और वो सीखना भी नहीं चाहेगी। और इसी वजह से उसने ऐसा स्कूल चुना जहाँ पर की स्विमिंग क्लास कंपलसरी ना हो। और माहिरो तभी कहती है कि क्या हम पूल पर नहीं जा रहे। और अमाने कहता है कि हाँ मुझे याद है। जहाँ पर माहिरो से पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसा स्विमिंग सूट पसंद है। तो अमाने
बोलता है कि जिसमें तुम्हारा ज्यादा शरीर न दिखे, और माहिरू बोलती है कि मुझे पता ही था कि तुम कुछ ऐसा ही बोलोगे, मैं चीटोसी से एडवाइस लूंगी कि आखिर तुम्हें कैसा पसंद आएगा। तभी यहाँ पर अमाने चीटोसी को मैसेज करने लगता है कि माहिरू को कुछ भी अजीब सा स्विम सूट मत रिकमेंड और ज्यादा हैंडसम लगते हो। जहाँ पर अमाने भी उसे पीछे से आग करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले कि आखिर मैं कैसा फील करता हूँ और मेरा दिल कितने जोरों से धड़कता है। सॉरी, ये काफी अजीब था। लेकिन माहिरू कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ बात यह है कि जब भी मैं तुम्हें ऐसे देखती हूँ तो मैं रियलाइज करती हूँ कि तुम कितने मस्कुलिन हो। तो अमाने बोलता है कि आखिर तुम्हें पहले क्या लगा था? तो वो कहती है कि ऐसा नहीं था कि मैंने ये सोचा कि तुम नहीं हो, बस बात यह है कि तुम काफी पतले हो। और अमाने कहता है कि पतला होने के लिए माफ करना, तुम्हें लगा होगा कि मैं काफी वीक हूँ। तो माहिरू कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम काफी ज्यादा सख्त हो, जितना भी सोचा था उससे कहीं ज्यादा। मेरे लिए न्यू सेंसेशन है क्योंकि मैंने कभी भी पहले किसी लड़की की बॉडी को फील नहीं किया। और अमाने कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही टच करती रहोगी तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है और मुझे हिसाब बराबर करने के लिए तुम्हें टच करना होगा। और फिर उसे यहीं पर ही हक कर लेता है। और माहिरू कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे काफी अच्छा लगता है जब भी तुम मुझे टच करते हो। और अमाने कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें पता तो है ना कि ये कितना रिस्की है। तभी माहिरू कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हमें किसी और दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर अमाने हाँ कहता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी चिंता मत करो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जिसके बाद माहिरू कहती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे डर लग रहा है, बस मुझे ये सब एम्बैरेसिंग लगता है, मुझे तो सिर्फ किस करने का मन करता है और मैं तुम्हारा लव फील करना चाहती हूँ। और अमाने कहता है कि अगर तुम ऐसा ही बोलती रही तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मैं तुम्हें घर वापस नहीं जाने दूंगा। और माहिरू कहती है कि कोयोकी ने मुझे काफी सारी चीजें सिखाई थी पास्ट में, इसीलिए मुझे पता है कि तुम्हारे जैसा इंसान काफी रेयर है, ऐसा इंसान जो कि अपनी गर्लफ्रेंड की रिस्पेक्ट करता हो और उसकी सभी बातें सुनता हो। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया। तभी यहाँ पर अमाने उसके गाल के ऊपर किस करते हुए कहता है कि क्या ये काफी है? और माहिरू कहती कि ऐसी चीजें करने के बाद ये नहीं पूछना चाहिए। और अमाने कहते कि मैं खुद को नहीं रोक पाया। जहाँ पर माहिरू थोड़ा सा हंसती है और इसे कान में कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से किस लेना पसंद ना हो। और अमाने कहता है कि अब मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता और फिर इसके गले के ऊपर बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक निशान बन जाता है। और फिर वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी। लेकिन तभी यहाँ पर माहिरू भी उसे बाइट कर लेती है और कहती है कि निशान नहीं बना, लेकिन कोई बात नहीं, हिसाब बराबर हो गया। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर कुल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इत्सुकी काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि फाइनली यहाँ पर समर्स आ गए हैं। और यहाँ पर अमाने का मजाक उड़ाते हुए कह रहे होता है कि ये और माहिरू तो बस फ्लर्ट ही करते रहते हैं। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने और माहिरू दोनों ही बात कर रहे होते हैं अमाने के घर जाकर उसके पेरेंट्स से मिलने की। तभी यहाँ पर अमाने कह रहा होता है क्या हमें मम को बताना चाहिए कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, वो तो पागल ही हो जाएंगी ये सुनकर। और माहिरू कहते हैं कि मुझे लगता है कि बताना चाहिए क्योंकि मैं उनके लड़के को ले जा रही हूँ। और अमाने कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ। और माहिरू कहती है कि आखिर तुम ऐसे स्ट्रेट फेस के साथ ऐसा कैसे बोल लेते हो? आई होप कि तुम सिर्फ ऐसा ही मेरे साथ बोलते होगे। जो सुनकर अमाने कहते हैं कि आखिर में और किसके साथ बोलूंगा। फिर अगले सीन में ये दोनों ही यहाँ पर पूल पर आ रखे होते हैं जहाँ पर माहिरू अपना स्विम सूट पहनकर आती है और अमाने तो उसे देखते ही रह जाता है। जहाँ पर माहिरू से पूछ रही होती कि आखिर ये कैसा लग रहा है, तो अमाने कहता है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। जहाँ पर सभी लड़के यहाँ पर माहिरू को ही देखने लगते हैं तो अमाने यहाँ पर उसे अपनी जैकेट दे देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें देखे। तो यहाँ पर माहिरू से पूछ रही होती है कि अगर हम यहाँ पर अकेले होते तो तुम क्या और भी ज्यादा मुझे देखते? तो अमाने कहता है कि हाँ, मैं पूरे दिन तुम्हें ही देखता रहता और यही नहीं बल्कि मैं तुम्हें पकड़ भी लेता। तभी यहाँ पर माहिरू उसे पकड़ लेती है और अमाने यहाँ पर उसे ऐसा देखकर ब्लश करने लगता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर पूल में आ रखे होते हैं। तभी यहाँ पर माहिरू को काफी डर लग रहा होता है पानी में, जहाँ पर अमाने उसे कह रहा होता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम डूब भी गई तो मैं तुम्हें माउथ टू माउथ देकर बचा लूंगा। तो माहिरू कहती है क्या मुझे इसके लिए डूबना पड़ेगा? तो अमाने कहता है कि हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, वैसे भी ये सही जगह नहीं है ये सारी चीजों के लिए। और माहिरू कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि मुझे अभी करना है, लेकिन मैं सोच रही थी क्या तुम करना चाहते हो? जहाँ पर अमाने कहते हैं कि आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं करना चाहूंगा, मैं तो हमेशा से इसके बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन मैं अभी ये सारी चीजें हैंडल नहीं कर सकता, तो तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर पानी में खेलने लगते हैं और खेलते खेलते यहाँ पर माहिरू नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पर अमाने उसे पानी से बाहर बचा लेता है और माहिरू कह रही होती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे बचा लोगे। जिसके वजह दोनों यहाँ पर बाहर बैठे हुए होते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। तो यहाँ पर माहिरू उसे देख रही होती है तो अमाने उसे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक अपनी ऑफर करता है, जहाँ पर वो भी उसकी कोल्ड ड्रिंक को लेकर पीने लगती है और पीते ही कहती है कि इसे पी कर दो, मेरे मुंह में काफी झंझनाहट होने लगी है और मैंने पहली बार पिया है। और अमाने कहता है तो फिर तुम क्यों पी रही हो? तो माहिरू कहती है कि तुम जो पी रहे थे मैं बस वो ट्राई करना चाहती थी। तभी यहाँ पर इत्सुकी और चीटो से भी आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि सॉरी लवर्स तुम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। और फिर यहाँ पर चीटो से माहिरू का स्क्रीनशॉट देखकर कहती है कि तुमने ये चूज किया, एक ब्लैक स्ट्राइक्स वाला भी तो था। लेकिन तभी यहाँ पर माहिरू इसका मुंह बंद कर देती है और अमाने कहता है तो फिर एक और स्विमसूट है और माहिरू कहती है कि वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है पब्लिक प्लेस पर पहनने के लिए। और चीटो से कह रही होती है कि सोचो अगर तुम अकेले हो तो फिर कितना मजा आएगा जब तुम उसे अमाने के सामने पहनोगी। तो अमाने कहता
कहता है क्या वो कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है। तो चीटो से कहती है कि हाँ, उसमें माहिरो की ब्यूटीफुल बॉडी कुछ ज्यादा ही दिखेगी, तो फिर तुम लोग ट्राई क्यों नहीं करते। तो माहिरो कहती है कि वो सब चीजें बाद में डिसाइड करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर माहिरो चीटो से पूल में खेल रहे होते हैं और इत्सुकी यहाँ पर अमाने से कह रहा होता है कि ये सारी चीजें देखने में काफी मजा आ रहा है ना। और अमाने उससे कह रहा होता है कि तुम एक बुढ़े की तरह बात कर रहे हो। और इत्सुकी कहता है कि आखिर बोल भी कौन रहा है ऐसा, जो कि अभी उन्हें आंखें फाड़कर देख रहा था। और अमाने कहता है कि पता नहीं, लेकिन माहिरो काफी ब्यूटीफुल लग रही है। और इत्सुकी कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही उसे कॉम्प्लीमेंट देते हो। और फिर अमाने कहता है कि नहीं, मैं इसे कॉम्प्लीमेंट नहीं कहूंगा, जरा देखो उसे, वो आजकल कितनी खुश रहती है। और इत्सुकी कहता है कि शायद मैंने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन क्या वो सच में स्टोन फेस थी। तो अमाने कहता है कि तुम कह सकते हो कि उसमें चिली एटीट्यूड था और उसने कभी भी दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं किया। तो फिर उसे ऐसे मुस्कुराता दिखता हूँ तो काफी अच्छा लगता है। तभी यहाँ पर चीटो से इन लोगों को पुल में बुला रही होती है, जिस वजह से वो भी पानी में चले जाते हैं। फिर अगले सीन में यहाँ पर ये लोग वापस घर जा रहे होते हैं। तभी अमाने कह रहा होता है क्यों ना वापस से चले जल्द ही। और चीटो से कहती कि अच्छा, तो फिर तुम माहिरो को उस ब्लैक बिकनी में देखना चाहते हो। और अमाने कहता है कि मैं किसी को भी माहिरो को वो कपड़े हुए देखते हुए नहीं देखना चाहता। जो सुनकर यहाँ पर चीटो से मुंह बनाने लगती है और कहती है कि लेकिन तुम्हें अकेले में देखने तो मिलेगा ही। और अमाने कहता है कि बॉयफ्रेंड को तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता ही है। फिर चीटो से कहती है कि तो फिर माहिरो तुम उसे दिखा क्यों नहीं देती। और माहिरो कहती है कि जैसे कि मैंने कहा था, वो सारी चीजें बाद में बात करके डिसाइड करेंगे। अमाने और माहिरो दोनों ही अमाने के होम टाउन में आ रखे होते हैं, जहाँ पर अमाने अपनी मम को सामने देखकर माहिरो का हाथ छोड़ देता है और कहता है कि मैंने अभी तक उन्हें बताया नहीं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। फिर जब अमाने की मम यहाँ पर माहिरो से मिलती है तो वो कहती है उससे कि हम दोबारा से तुम्हें काफी बेसब्री से मिलना चाहते थे और हम तो स्प्रिंग ब्रेक में भी मिलने वाले थे, लेकिन क्या ही बताओ, टाइम ही नहीं मिला। तभी अमाने कहता है कि आप अपने बेटे से हेलो भी नहीं बोलोगे। फिर वो कहती है कि वेलकम होम अमाने, और माहिरो को घर लाने के लिए शुक्रिया, शू तो घर पर लंच बना रहे हैं। और फिर अमाने माहिरो से कहता है कि हम काफी लकी है, डैड काफी अच्छा खाना बनाते हैं। फिर अगले सीन में ये लोग यहाँ पर अपने घर पहुंच जाते हैं और माहिरो यहाँ पर अमाने के डैड से मिलती है, जहाँ पर अमाने के डैड कह रहे होते हैं कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर अमाने से कह रहे होते हैं कि तुम काफी बदल गए हो। तो वो कहता है कि क्या 6 महीने में कोई इतना बदल सकता है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम अब काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। और फिर अमाने की मम से इन्हें घर दिखाने के लिए कहती है। फिर अमाने की मम यहाँ पर माहिरो को उसका रूम दिखाती है और कहती है कि ये सामने बाथरूम है और तुम्हारे बिल्कुल रूम के बगल में ही अमाने का रूम है और इन दोनों के रूम की बालकनी कनेक्टेड है। और अमाने कहता है कि मैं अपने बालकनी का स्लाइडिंग डोर लॉक कर दूंगा और तुम भी कर लेना। और माहिरो कहती है कि मुझे किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। तो अमाने कहता है कि तुम्हें होनी चाहिए। फिर यहाँ पर उसकी मम कह रही होती है मैं लंच के लिए मदद करने के लिए जा रही हूँ और तब तक तुम लोग अपना काम कर लो, मतलब बैग्स वगैरह रख लो। और अमाने कहता है कि माफ करना, बस यही एक रूम खाली था, लेकिन अभी मेरी मम को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो माहिरो कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में मिलकर बालकनी से स्टार्स देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठे हुए होते हैं और अमाने के डैडी यहाँ पर कह रहे होते हैं कि शीना, कहीं अमाने की वजह से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो माहिरो कहती है कि नहीं, लेकिन अमाने कहता है तुम्हें ये बताना चाहिए कि तुम मेरा ध्यान रख रही हो। और फिर माहिरो कहती है कि मुझे अमाने कभी भी बोझ नहीं लगा, मुझे इसके साथ बिताया हर वक्त काफी अच्छा लगता है। तभी अचानक से अमाने की मम कहती है कि यही चीज इसे काफी अडोरेबल बनाती है। तो माहिरो कहती है कि हाँ, इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ। और अमाने कह रहा होता है कि माहिरो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बाद में। और अब यहाँ पर अमाने के डैड माहिरो से बाहर उनके साथ शॉपिंग करने के लिए चलने के लिए कहते हैं, लेकिन अमाने से कहते हैं कि तुम घर पर ही रहोगे, क्योंकि अगर तुम हमारे साथ आओगे तो माहिरो को तुम्हारी बचपन की कहानियां नहीं सुना पाऊंगा। फिर अगले सीन में यहाँ पर अमाने अपनी मम की मदद कर रहा होता है। तभी यहाँ पर उसकी मम उसे देखकर कह रही होती है कि तुम बर्तन धोने में काफी अच्छे हो गए हो। तो अमाने कहता है क्या मैं सच में इतना बेकार था। तभी यहाँ पर इसकी मम उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हारा और माहिरो का क्या चल रहा है, क्या कुछ बात है। जो सुनकर यहाँ पर अमाने काफी शौक हो जाता है। तो उसकी मम कहती है कि आखिर क्या हुआ, तुम दोनों को देखकर सब कुछ समझ आ रहा है कि तुम दोनों कपल हो, तुम बिल्कुल भी चीजें छुपाने में अच्छे नहीं हो और मुझे माहिरो को डॉटर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अमाने कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहती है कि हाँ, और जिस तरीके से तुम दोनों फ्लर्ट कर रहे हो और एक दूसरे की तरफ देखते हो तो मुझे समझ आ गया था कि तुम दोनों कपल हो। तो अमाने कहता है कि मम प्लीज ऐसी बातें माहिरो के सामने मत करना। तो वो कहती है कि हाँ, इतनी समझ तो है मुझ में। फिर अगले सीन में यहाँ पर माहिरो वापस घर आ चुकी होती है। तो अमाने उससे कह रहा होता है कि तुम काफी थक गई होगी। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे काफी मजा आया क्योंकि हम पूरे दिन घर में ही बैठे हुए थे। और यहाँ पर अमाने उसे ऐसा देखकर समझ जाता है कि उसके डैड ने यहाँ पर उसे कुछ न कुछ तो बताया है। और फिर उससे पूछता है कि आखिर उन्होंने तुम्हें क्या बताया। तो माहिरो कहती है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था और बस उन्होंने पूछा कि तुम कैसे हो और फिर बताया कि तुम कैसे थे। और अमाने कहता है कि आखिर उन्होंने क्या बताया। तो ये कहती है कि बस इतना समझ लो कि मुझे पता है कि तुम पहले कितने क्यूट थे। और तभी यहाँ पर अमाने उसे पकड़ लेता है और कहता है कि बुरी लड़कियों के साथ ये होता है। और फिर उसे यहाँ पर ही गुदगुदी करने लगता है, जहाँ पर माहिरो उसे रोकते हुए कहती है कि हमने कोई भी सीरियस बात नहीं की। उन्होंने बताया कि कैसे तुम बचपन में बाइसिकल नहीं चला पाते थे और रोते थे, और फिर कैसे तुम मदर्स डे के ऊपर अपनी मम को हक करते थे और तो तुम अपने डैड की तरह काफी कूल दिखना चाहते थे और इसी वजह से तुमने अपने बालों को स्पाइकी बनाने के लिए वैक्स यूज किया। और अमाने कह रहा होता है कि उन्होंने तुम्हें ये सारी चीजें बताई, प्लीज मेरे पे एक रहम करो कि ये सारी चीजें भूल जाओ। और माहिरो
कहती है कि तुमने मुझे गुदगुदी की है तो इसी वजह से मैं नहीं बोलूंगी, और अगली बार अगर तुम मुझे गुदगुदी करोगे तो मैं ये सारी चीजें तुम्हारे कानों में बोलूंगी। तो अमाने कहता है कि ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया। फिर जब अगले दिन यहाँ पर अमाने उठता है तो दिखता है कि इसके मम और डैड यहाँ पर माहिरो को उसकी बचपन की सारी फोटोज दिखा रहे होते हैं, और ये देखकर अमाने यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है कि आखिर इससे बिना पूछे ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसके डैड कहते हैं कि मैं काफी सैड हूँ कि तुमने हमें ये नहीं बताया। तो अमाने कहता है ये काफी एम्बेरेसिंग होता बताने में कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमें वैसे भी पता चल ही गया था। तो अमाने कहते हैं कि अब बस करो, क्या आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इसकी मम माहिरो से कह रही होती है कि तुम क्या श्योर हो कि तुम्हारे लिए सही है। तो माहिरो कहती है कि ये बहुत साई है, लेकिन मुझे यही चीज उसके बारे में काफी पसंद है। जो सुनकर यहाँ पर इसके मम और डैड काफी खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर माहिरो अमाने के पास आती है और उसे देखकर पूछ रही होती है क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो वो कहता है कि नहीं, बस मेरे पेरेंट्स पूरे टाइम तुम्हारे साथ थे तो मुझे बस थोड़ा सा लोनली फील हो रहा था। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स से बात करना काफी पसंद है, लेकिन मेरा बस थोड़ा सा मूड खराब हो गया था। तो माहिरो कहती है कि ये सच है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बात करना काफी पसंद है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश तब होती हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। और फिर ऐसा कहकर उसके गाल के ऊपर किस करती है, और फिर अमाने भी करता है और कहता है कि क्या तुम कल कहीं चलना चाहोगी, और वैसे भी मॉम और डैड को काम है और तो और मैंने तुम्हें टाउन भी नहीं दिखाया। तो माहिरो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा और ऐसा रहना चाहती हूँ। फिर अगले दिन ये दोनों साथ में बाहर होते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर घर में अमाने के डैड यहाँ पर उसकी मॉम से कह रहे होते हैं कि लगता है कि वो दोनों काफी सीरियस है। और अमाने की मॉम कहती है कि हम दोनों भी ऐसे ही थे जब हम यंग थे। तो उसके डैड कह रहे होते हैं लेकिन तुम शीना के जैसे बिल्कुल भी शाई नहीं थी, वैसे उसी चीज की वजह से तुम मुझे काफी पसंद आई थी। और यहाँ पर ये सुनकर अमाने की मॉम काफी खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर अमाने और माहिर दोनों ही पार्क में होते हैं, और यहाँ पर माहिर कह रही होती है कि ये बच्चा कितने एनर्जेटिक है। तो अमाने कहता है कि हाँ, लेकिन मैं ऐसे भाग नहीं सकता। और माहिर कहती है तुम्हें भागना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। तो ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बस फिजिकल एक्टिविटीज पसंद नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर फोर्स किया जाता है एक रेस के अंदर भागने के लिए। तो फिर माहिर कहती है क्या तुम उन बच्चे को ज्वाइन करना चाहते हो। तो अमाने कहता है कि ये काफी सस्पिशियस लगेगा, और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ने वाला, और तो तुम स्कर्ट में भाग नहीं सकती। माहिर कहती है कि हाँ, लेकिन ये काफी मजेदार लग रहा है। जब मैं छोटी थी तो मुझे कभी भी ऐसा खेलने के लिए मौका नहीं मिला, तो मैं अकेले ही यार्ड में खेला करती थी। तो अमाने कहता है कि हम ये अभी नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन जरूर ऐसे खेलेंगे। और जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक आवाज आती है कि फुजिमिया। और अमाने मन में कहता है कि मुझे पता ही था कि अगर मैं यहाँ आया तो उसे जरूर टकराऊंगा। और यहाँ पर सामने एक लड़का उससे कह रहा होता है तो ये तुम ही हो। तो अमाने कहता है कि हाँ, कैसे हो तोजो। और तोजो कहता है कि आखिर ये लड़की कौन है। और अमाने कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो तोजो कहता है कि देखो तो जरा, क्या कमाल की लड़की पर हाथ मारा है तुमने, तुम तो बड़े हो गए, ये तो काफी बड़ी अचीवमेंट है तुम्हारे जैसे लड़के के लिए जो कि हमारे पीछे पीछे घुमा करता था। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें सुनकर माहिर को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी तोजो कहता है कि आखिर तुम्हें इसमें क्या दिखा है लड़की, इसके पास सिर्फ उसके घर के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्या तुम्हें पता भी है ये कितना बड़ा लूजर था। तो माहिर कहती है कि अमाने ने मुझे सब कुछ बताया है, मुझे नहीं पता था कि ये कितना क्यूट था पहले। और अमाने कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है कह सकते हो, लेकिन उससे मेरी गर्लफ्रेंड का माइंड नहीं बदलने वाला, क्योंकि वो मुझे पसंद करती है। देखो तो जो हमारे बीच काफी सारी चीजें हुई हैं, लेकिन वो पास्ट था और मुझे अब उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और माहिरू बोलती है कि तुमने कहा था ना कि मुझे अमाने के बारे में क्या पसंद है, तो क्या तुम किसी के साथ सिर्फ पैसे के लिए रहोगे, क्या तुम सिर्फ उन्हीं को फ्रेंड बनाते हो जिससे कि तुम्हें फायदा हो। अगर ऐसा है तो तुम अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। और मैं भी पहले अच्छा फील नहीं करती थी, मेरी फैमिली सबको वेल्दी रखती थी, लेकिन मुझे कभी भी अच्छा महसूस नहीं हुआ उनके साथ रहते हुए। मुझे खुशी तब मिली जब मैं अमाने से मिली। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक की लाइफ मेरी एक रास्ता थी अमाने तक पहुंचने का। और अगर तुम्हारे लिए किसी पर्सन की वेल्थ या फिर अपीयरेंस मैटर करता है तो मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इस दुनिया में अमाने सबसे कीमती इंसान है। और तभी अमाने कहता है कि इतना काफी है माहिरो। जिसके बाद वो तोजो से कहता है कि थैंक्स, तुमने मुझे काफी दर्द दिए हैं, लेकिन उससे मुझे काफी मदद मिली है बेटर पर्सन बनने में। मुझे काफी अच्छी चीजें मिली उस रास्ते पर, जिसके लिए थैंक्स। और हाँ, उसकी वजह से मुझे मेरी गर्लफ्रेंड भी मिली और हम शायद ही कभी दोबारा मिले और बात करें। तो मैं तुमसे एक कहना चाहता था। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और फिर रात में यहाँ पर अमाने बालकनी में आकर सोच रहा होता है कि शायद डैड ने सही किया जब उन्होंने ये सजेस्ट किया कि तुम घर से दूर चले जाओ। लेकिन तभी यहाँ पर माहिरू बाहर आती है और कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, क्या तुम्हें भी नहीं आ रही अमाने। और फिर अमाने कहता है कि मैं बस सोच रहा था कि मैं आखिर कितना बदल गया हूँ। तो माहिरू कहती है कि तुम काफी बड़े और स्ट्रॉन्ग हो गए हो और तो और कॉन्फिडेंट भी। तो अमाने कहता है कि हाँ, लेकिन माहिरू कहती है कि अगर कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। जिस पर अमाने उसे थैंक्स कहता है और फिर उसके पास जाकर कहता है कि माहिरू, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। तो माहिरू कहती है कि ठीक है। फिर इसके बाद ये दोनों ही बेड के ऊपर एक साथ बैठे हुए होते हैं और अमाने कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला। तो माहिरू कहती है कि हाँ ठीक है। लेकिन माहिरू का ऐसा रिएक्शन देखकर वो कहता है कि क्या तुम चाहती थी कि मैं कुछ करूँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, लेकिन अमाने कहता है कि फिलहाल मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। और तभी ये माहिरू को किस कर लेता है और माहिरू कहती है कि तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। अमाने कहता है कि सॉरी,
लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे बस थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा ये, क्या तुम एक बार और ट्राई करोगे? और फिर दोबारा से यहाँ पर अमाने उसे किस करता है और फिर ऐसे ही करते ही जाता है। और यहाँ पर माहिरू ब्लश करने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें इतनी बार करने के लिए नहीं कहा था। तो अमाने कहता है क्या मुझे रुकना चाहिए था? तो वो कहती है कि नहीं, मैं बस तैयार नहीं थी इस चीज के लिए और मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। तो वो कहता है कि अमाने क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? तुम काफी एक्सपीरियंस लग रहे हो। तो अमाने कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बस तुम्हें किस करने का मन कर रहा था बहुत और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो माहिरू कहती है कि मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे तुम दोबारा ही क्यों ना करो। जो सुनकर वो फिर से उसे किस कर लेता है और फिर माहिरू कह रही होती है कि तुम्हें प्यार करने से पहले मैं सोचा करती थी कि आखिर वो कौन सी चीज है जो कि लोगों को किस करने के लिए मजबूर करती है, लेकिन जब तुम उसके साथ करते हो जिसे कि तुम पसंद करते हो तो वो वाली फीलिंग काफी बढ़िया होती है। और फिर वो बोलती है कि तुम काफी वार्म हो अमाने। जो सुनकर वो कहता है क्या तुम्हें ठंड लग रही है? तो वो कहती है कि हाँ, इसी चल रहा है ना। तो अमाने कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वार्म कर दूं? तो वो कहती है कि क्या तुम ऐसा करोगे? जो सुनकर अमाने कहता है आखिर तुम क्या करवाना चाहती हो? तो माहिरू कहती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है? तो वो कहता है कि पता नहीं, आखिर तुम क्या करवाना चाहती हो? तो माहिरू कहती है कि तुम ये राउंड नहीं जीत सकते और अमाने कहता है कि ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ। और फिर इसे बेड पर लेटा देता है और कहता है कि ऐसे ही हम दोनों वार्म रहेंगे और तकिए की तरह मेरे हाथ का तुम इस्तेमाल भी कर सकती हो। तो माहिरू कहती है कि आखिर इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? और अमाने कहता है कि माहिरू के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, बस एक्सचेंज में मेरे लिए ऑमलेट बनाना होगा। और माहिरू कहती है कि ठीक है, जिसके बाद ये दोनों ही स्माइल करते हैं। देखते हैं कि अमाने और माहिरू दोनों ही एक बेड पर होते हैं और अमाने को यहाँ पर याद आता है कि ये दोनों साथ में ही रात में सो गए थे और माहिरू को देखकर वो मन में कहता है कि सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन तभी अचानक से कोई डोर नॉक करता है और हमें पता चलता है कि वो अमाने के डैड होते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि अमाने क्या तुम उठे हुए हो, मैं अंदर आ रहा हूँ। और फिर वो जैसे ही डोर खोलते हैं तो वो अंदर माहिरू और अमाने को साथ में देखते हैं, लेकिन अमाने यहाँ पर उन्हें इशारा करते हुए कह रहा होता है कि आप शांत हो जाइए। जिसके बाद अमाने के डैड वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद अमाने मन में ही सोच रहा होता है कि आई होप उन्होंने कुछ गलत न समझा हो। और फिर कुछ देर बाद यहाँ पर माहिरू की आंख खुलती है और वो अमाने को अपने बगल में देखकर कहती है कि अमाने तुम यहाँ। जिसके बाद वो उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? कल रात तो हम काफी वाइल्ड हो गए थे। जो सुनकर माहिरू यहाँ पर थोड़ी सी घबरा जाती है, जिसे देखकर अमाने कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने 1 मिनट पहले तुम्हें गाल पर किस किया था। जो सुनकर माहिरू यहाँ पर वापस से शर्माने लगती है। जिसके बाद अमाने उससे कह रहा होता है कि लगता है तुम्हें काफी अच्छी नींद आई है। तो वो कहती है कि हाँ, मैं काफी रिलैक्स फील करती हूँ तुम्हारे साथ। जो सुनकर अमाने कहता है कि अब तो हमें हर रात साथ में सोना चाहिए। तो माहिरू कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, लेकिन कभी कभी चल सकता है ऐसा। जो सुनकर अमाने कहता है क्या सच में? तो वो कहती है कि हाँ, हम कपल है, तो फिर इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अमाने कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। और फिर अपने मन में ही कह रहा होता है कि अगर हम साथ में सोए तो कुछ ना कुछ जरूर होते जाएगा। और माहिरू कहती है कि मैं काफी खुश होंगी अगर मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊंगी तो, लेकिन अगर तुम नहीं सोना चाहते तो कोई भी बात नहीं। और अमाने कहता है कि मैं ऐसा चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल तो हमें उठ जाना चाहिए। और फिर अमाने यहाँ पर जैसे ही खड़े होता है तो अचानक से यहाँ पर माहिरू उसके गाल के ऊपर किस कर लेती है, जो देखकर अमाने तो यहाँ पर बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे काफी टाइम से टीज कर रहे थे, तो ये उसका बदला है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर अमाने की मम उससे पूछ रही होती है कि क्या कुछ हुआ कल जब तुम साथ में बाहर गए थे? तो अमाने कहता है कि आपको आखिर ऐसा क्यों लगता है? जो सुनकर उसकी मम कहती है कि तुम काफी अलग लग रहे थे जब भी तुम घर आए। तो अमाना कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस रास्ते में तोजो मिल गया था और उसके साथ कुछ बातचीत हुई। जो सुनकर उसके डैड कहते हैं कि मैं समझ गया, लगता है कि तुमने सब कुछ सही से संभाल लिया। तो अमाने कहता है कि हाँ, ऐसा कह सकते हैं, और अब मैं वो सारी चीजों से बाहर निकल चुका हूँ और अब मुझे नहीं लगता कि वो मुझे अब और परेशान करेगा। और उसके डैड कह रहे होते हैं कि तुम सच में काफी बड़े हो गए हो और हाँ, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन तभी उसकी मम कहती है कि ऐसा लगता है कि तोजो अभी भी नहीं बदला। तो अमाने कहता है कि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है और मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उसे दोबारा मिलूंगा। तभी उसके डैड कहते हैं कि लव सच में लोगों को काफी स्ट्रॉन्ग बना देता है। और अमाने कहता है कि अब बस भी करो। तो वो कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम्हें शीना जैसी लड़की मिल गई। और उसकी मम कह रही होती है कि तुम भी ध्यान रखना माहिरो, कि अमाने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे। तो वो कहती है कि मैं हर चीज के लिए इसी पर निर्भर रहती हूँ और ये हमेशा ही मुझे सपोर्ट करता है। और अमाने के डैड कहते हैं ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अमाने सीना की काइंडनेस का बिल्कुल भी फायदा मत उठाना। तो अमाने कहता है कि हाँ, ये मुझे पता है, हम दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर इसकी मम इन दोनों को ऐसा देखकर काफी खुश होती है और कहती है कि अगर काम पर न जाना होता तो मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहती। तो अमाने कहता है कि तो फिर जल्दी काम पर चली जाइए। तो वो कहती है ताकि तुम दोनों मेकआउट कर सको। और अमाने कहता है कि हाँ, क्या कोई आपको दिक्कत है? फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर माहिरो अमाने से पूछ रही होती है कि आखिर मेकआउट में क्या क्या होता है। तो अमाने कहता है कि किस वगैरह, और माहिरो कहती है इसका मतलब कि सिर्फ किस होती है ना? तो अमाने कहता है कि मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। तो माहिरो कहती है अगर हम और भी किस करेंगे तो आगे क्या होगा? और अमाने कहता है कि एक दूसरे को होल्ड करेंगे शायद। जिसके बाद ये अमाने के करीब आ जाती है और अमाने कह रहा होता है कि मुझे ऐसे ज्यादा बेटर लगता है। जो सुनकर माहिरो यहाँ पर ब्लश करने लगती है और बोलती है कि जब मैं ऐसी होती हूँ तो लगता है कि तुमसे रैप्ड हो गई हूँ। और फिर अमाने यहाँ पर पीछे से माहिरो के कान में फूंक मारते हुए कहता है कि माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाया। और माहिरो कहती है कि मुझे गुदगुदी होती है, लेकिन फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो, शायद मुझे और बताने
करना पड़ेगा तुम्हारे बचपन के बारे में, जो कि मैंने सुना है। जो सुनकर अमाने कहता है कि अभी वो सारी चीजें रहने दो। तो वो कहती है कि अमाने, मुझे तुम्हारे ये बड़े हाथ काफी पसंद है और मुझे काफी अच्छा लगता है जब भी तुम टच करते हो। और अमाने कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं सच में तुम्हें टच करूंगा। और माहिरू कहती है कि मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर अमाने यहाँ पर इसकी शर्ट पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब कि मैं और भी ऊपर जा सकता हूँ। लेकिन तभी वो उसके गाल के ऊपर खींच कर लेता है, जहाँ पर माहिरू अभी तक तो पूरी ही लाल हो चुकी होती है। और अमाने कहते हैं कि ये मेकआउट का ही एक पार्ट है, मैं अभी भी एक लड़का ही हूँ, तो जरा सा मुझसे सावधान ही रहना। तभी माहिरू कहती है ये थोड़ा सा एम्बेरेसिंग है, लेकिन अगर तुम मुझे टच करना चाहते हो तो कर सकते हो। और फिर अमाने उसे किस करने लगता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को रोक पाऊंगा। फिर अब यहाँ पर शाम हो जाती है और अब अमाने के पेरेंट्स भी वापस घर पर आ चुके होते हैं। तभी यहाँ पर उसकी मम कहती है कि माहिरू, तुम तो पूरी लाल हो रखी हो, क्या कुछ हुआ है? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो कहती है कि अमाने, कहीं तुमने? तो अमाने कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन इसकी मम कह रही होती है कि तुमने मेकआउट करने के बारे में कहा था। और अमाने कहता है कि हम बस कडल कर रहे थे और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसकी मम कहती है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे भी माहिरू को कडल करना है। जो सुनकर अमाने कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, माहिरू सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जो सुनकर उसके डैड कहते हैं तो फिर टाइम निकाल कर एक साथ कुछ तो करते हैं फैमिली की तरह। और फिर ये लोग साथ में बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि माहिरू को भी बाहर घूमने के लिए जाना था। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर अमाने बाहर से सामान लेकर आता है, लेकिन बारिश की वजह से पूरा ही भीग चुका होता है। तो यहाँ पर उसे ऐसा देखकर माहिरू से नहा कर आने के लिए कहती है। और फिर जब वो नहा कर बाहर आता है तो माहिरू यहाँ पर उसके बाल सुखा रही होती है और फिर कहती है कि मैं काफी जेलस होती हूँ कि तुम्हारे बाल इतने सिल्की है, जबकि तुम बालों पर कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं देते। लेकिन अमाने कहता है कि जो कुछ भी तुम अपना टाइम अपने बालों पर लगाती हो वो दिखता भी है तुम्हारे बालों पर, ये हमेशा ही काफी सिल्की और शाइनी रहते हैं। तो माहिरू कहती है कि हाँ, लेकिन ये काफी लंबे हैं तो काफी दिक्कत होती है इन्हें संभालने में, और कभी कभी मैं इस वजह से इन्हें कटवाने के बारे में सोचती हूँ। तो फिर तुम्हें क्या पसंद है अमाने, लंबे या फिर छोटे बाल? तो अमाने कहता है कि मेरी ऐसी कोई भी प्रेफरेंस नहीं है और मुझे लगता है कि तुम दोनों में ही काफी क्यूट लगोगी, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगता है तुम्हें अपने बाल बनाते हुए देखना, और मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम्हें ऐसे ही रहने देने चाहिए अपने बालों को। वैसे क्या तुम चाहती हो कि मैं कोई अलग हेयर स्टाइल ट्राई करूँ? तो वो कहती है कि चाहे जैसे भी हो, मुझे तुम वैसे भी पसंद हो। तो अमाने कहता है कि हाँ, मेरा भी यही मतलब था। फिर माहिरू कह रही होती है कि वैसे तुम जब अपने बाल पीछे करते हो, जब वो गीले होते हैं, तब मुझे वो काफी अच्छे लगते हैं और उस वक्त तुम काफी ज्यादा कूल लगते हो। और अमाने कहता है तो फिर क्या अभी करूँ? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो वो सब देखकर मर ही जाऊंगी। और अमाने कहता है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे देखते हुए जब भी तुम नहा कर आती हो, तो मैं उस वक्त तुम्हें देखते ही रह जाता हूँ। मैं काफी कोशिश तो करता हूँ कि मैं तुम्हें न देखूं और शायद मुझे खुद को रोक लेना चाहिए, लेकिन माहिरू कहती है कि ये फेयर नहीं होगा। फिर अगले दिन यहाँ पर अमाने की मम पूछ रही होती है कि आखिर माहिरू के लिए कौन सी ड्रेस सही रहेगी? तो अमाने कहता है कि कोई भी चलेगी, लेकिन माहिरू इसे यहाँ पर उसे चूज करने के लिए पूछती है और अमाने यहाँ पर एक ड्रेस को चूज कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पर उसकी मम भी उसके डैड के लिए कपड़े देखने लगती है। और अब यहाँ पर अमाने माहिरू से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने वो ड्रेस पहनी जो तुमने गोल्डन वीक के दौरान खरीदी थी? और माहिरू कहती है कि जब हम डेट पर जाएंगे अकेले, तब मैं वो उस ड्रेस को ट्राई करूंगी। और अमाने कहता है अगली बार हम अकेले में जाएंगे कहीं पर, आखिर तुम कहाँ पर जाना चाहोगी? तो वो कहती है कि तुम्हारे साथ कहीं पर भी। लेकिन अगले दिन यहाँ पर वापस से बारिश होने लगती है, जिस वजह से ये लोग बाहर नहीं जा पाते। और यहाँ पर अमाने और माहिरू दोनों ही काफी सैड होते हैं, लेकिन माहिरू कह रही होती है कि कोई भी बात नहीं, वैसे मैं खुश होगी तुमने उस दिन की तरह वापस से मेरे कानों में गुदगुदी नहीं की। और फिर अमाने कहता है अब जब तुम वो बात को लेकर ही आई हो तो फिर कर ही देता हूँ। और माहिरू कहती है कि नहीं, ये मेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो सुनकर अमाने यहाँ पर हंसने लगता है और माहिरू कह रही होती है कि किसी दिन मैं भी तुम्हें ऐसे ही फील करवाऊंगी जैसे कि मैं वीक फील करती हूँ जब भी तुम वो करते हो। और अमाने कहता है तो फिर तुम वीक फील करती हो? और माहिरू कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लूंगी जिससे कि तुम मेरे पीछे पागल हो जाओ। और अमाने कहता है कि मैं ऑलरेडी हूँ, आखिर तुम क्या ही करोगी? और माहिरू कहती है कि ऐसी बातें तुम्हारी जुबान से काफी जल्दी निकलती है। तो वो कहता है कि ये सब काफी एम्बेरेसिंग है कहना, लेकिन अगर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करूंगा तो काफी गलतफहमी भी हो सकती है। और माहिरू कहती है कि मुझे काफी पसंद है कि तुम इतने प्रैक्टिकल हो। जो सुनकर अमाने यहाँ पर ब्लश करने लगता है और माहिरू कहती है कि फाइनली मैं तुम्हें करवा ही दिया। और इसके बाद ये दोनों ही घर पर ही टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ, और अमाने के बचपन के वीडियोस को भी देखते हैं। और फिर घर के काम खत्म करने के बाद अमाने यहाँ पर देखता है कि माहिरू ने वही ड्रेस पहन रखी है जो कि वो डेट पर पहनने के बारे में कह रही थी। और फिर कहती है कि चाहे डेट घर पर ही हो, लेकिन मुझे लगा कि मुझे पहन लेनी चाहिए, तो फिर बताओ कि आखिर ये मेरे पर कैसी लग रही है? और अमाने कहते हैं कि ये तुम पर काफी अच्छी लग रही है, और अगर थोड़ा और स्पेसिफिक हो तो तुम्हारी स्किन काफी अच्छी है, ये बहुत ही ग्लो करती है, और तुम पतली हो तो तुम्हारे इस ड्रेस में फिगर भी काफी अच्छा लग रहा है, और इस ड्रेस में तुम थोड़ी सी लंबी लग रही हो, और ड्रेस की क्लीन लाइंस की वजह से तुम काफी मैच्योर लग रही हो। तो माहिरू कहती है कि बस बस इतना काफी है, और ऐसा कहकर काफी शर्मा रही होती है। फिर इसके बाद ये दोनों ही बेड पर बैठे हुए होते हैं और माहिरू कह रही होती है कि अब मुझे पता लग गया है कि आखिर तुम्हें कैसे टाइप की ड्रेस पसंद है। तो अमाने कहता है कि स्टाइल की बात नहीं है, मुझे बस लगता है कि ये तुम्हारे ऊपर काफी अच्छी लगती है, और फिर इसे पास से देखने के लिए कहता है, लेकिन माहिरू इसकी तरफ होकर घूम जाती है और अमाने कह रहा होता है कि तुम काफी सुंदर लग रही हो, तुम सबसे सुंदर लड़की हो जितनी भी मैंने आज तक देखी होगी उनमें
में से। और माहिरो कहती कि आज तुम काफी बोल्ड हो गए हो। तो अमाने कहता है कि क्योंकि हम डेट पर हैं, वैसे चाहे वो घर पर ही क्यों ना हो। जो सुनकर वो शर्माने लगती है और अमाने के करीब आकर देखती है कि अमाने की हार्ट बीट काफी तेज है। और अब यहाँ पर अमाने कह रहा होता है कि मैंने इसके बारे में काफी सोचा और मुझे लगता है कि अगर ये हमारी डेट है तो फिर तो हम हर दिन ही डेट पर होते हैं, क्योंकि हम हर दिन ही ऐसा ही एक्ट करते हैं। और आजकल मेरा मन तुम्हारे घर पर जाने का भी करता है। और माहिरो कहते हैं कि मुझे वैसे कोई तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है। और अमाने कहता है कि मुझे सिर्फ एक चीज देखनी थी, मैं तुम्हारे डेस्क के ऊपर अपनी पिक्चर को देखना चाहता था और मैं जानना चाहता हूँ कि वो आखिर किस तरीके की पिक्चर है। जहाँ पर माहिरो शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हें उसके बारे में कैसे पता। और अमाने कहता है कि तुम्हारे साथ जब रिलेशनशिप में आया तो उसके बाद मुझे इसके बारे में पता चल ही गया। और माहिरो कहती है तो फिर क्या तुम्हें वो क्रीपी नहीं लगा। जो सुनकर अमाने कहता है कि आखिर ऐसा मुझे क्यों लगेगा। तो वो कहती है कि वो तुम्हारी स्माइल करते हुए पिक्चर है और अकाजामा ने वो पिक्चर ली थी। पहले तो मैं तुम्हें स्माइल करते हुए काफी कम ही देखा करती थी। तो वो कहता है कि तो फिर मेरी पीठ पीछे वो तुम्हें ये सब दे रहा था। और माहिरो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम इसके लिए मुझे हेट करोगे। और फिर अमाने को हक करते हुए कहती है कि ऐसे तो तुम मुझे बिगाड़ दोगे। और अमाने कहता है कि आखिर तुमने भी तो यही किया, तो फिर अब मैं भी यही करूंगा। और फिर वो यहाँ पर माहिरो को गाल पर किस कर लेता है। और माहिरो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बात घुमाने की कोशिश कर रहे हो। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर माहिरो अमाने से कह रही होती है कि ऐसे तो तुम मुझे काफी स्मॉल लगते हो, लेकिन वैसे तो तुम काफी बड़े और डिपेंडेबल लगते हो। जो सुनकर अमाने कहता है क्या ऐसा है। जिसके बाद अमाने उसे और भी टाइटली हक कर लेता है और वो कहती है कि कोई निशान मत छोड़ देना। तो अमाने कहता है कि नहीं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें किस जरूर करूंगा। और माहिरो कहती है कि अब मुझे थोड़ी सी गुदगुदी होने लगी है। तो अमाने कहता है कि ऐसा है तो तुम मुझे थोड़ा सा दूर कर सकती हो। और वो कहती है कि तुम बहुत ही मीन हो। और वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम ऑलरेडी फैमिली का पार्ट हो। और माहिरो कहती है कि हाँ, लेकिन ये सोचकर थोड़ा सा दुख हो रहा है कि हमें जल्द ही यहाँ से जाना होगा। और अमाने कहते हैं कि मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा और इससे पता चलता है कि तुम यहाँ पर काफी कंफर्टेबल फील कर रही हो। और माहिरो कहती है कि हाँ। जिसके बाद अमाने कहता है कि हम कभी वापस यहाँ पर दोबारा आएंगे, जैसे कि न्यू ईयर या फिर अगले समर में। और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपना घर की तरह समझो। और इसी के साथ अब माहिरो और अमाने दोनों ही घूमने के लिए बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर गर्मी इतनी ज्यादा थी कि माहिरो यहाँ पर अमाने को वापस घर चलने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर अमाने वापस घूमे बिना घर नहीं जाना चाहता था। और तो और घर पे उसके पेरेंट्स होंगे और अगर वो लोग वापस घर चले गए तो वो आपस में अकेले में समय नहीं बिता पाएंगे। तो माहिरो कहती है कम से कम छाते के नीचे तो आ जाओ, आखिर क्या होगा अगर तुम्हारी स्किन खराब हो गई तो वो कहती है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाहर आने से पहले तो तुमने काफी सारी क्रीम मेरे चेहरे पर लगा दी थी और अब तो मुझे लगता है कि अगर मैं घंटों तक भी धूप में खड़ा रहा तो भी मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी होगा। फिर यहाँ से जाते वक्त ये दोनों एक पोस्टर देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये पोस्टर होता है समर फेस्टिवल का। लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि कल तो इन्हें यहाँ से निकलना था, तो इसी वजह से ये लोग समर फेस्टिवल तक नहीं रुक पाएंगे। तो अमाने उसे देखकर पूछता है क्या तुम्हें समर फेस्टिवल में जाने का इतना ही मन था। तो माहिरो उसे बताती है कि आज से पहले वो कभी भी किसी के साथ भी समर फेस्टिवल में नहीं गई। तो हाँ, मुझे थोड़ा तो जाने का मन कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी देर और भी यहाँ पर रुक जाए, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जो सुनकर अमाने उसे वादा करता है कि वापस अपने टाउन जाने के बाद वो उसके साथ समर फेस्टिवल में जरूर जाएगा। और अब ये दोनों ऐसे ही आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी उनके पास अचानक से एक छोटी लड़की आ जाती है जहाँ पर वो सीधा ही अपना सर को अमाने के पेट पर दे मारती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लड़की उसे देखकर काफी खुश थी और वो अमाने को बड़े भैया करके बुला रही थी, जो देखकर माहिरो तो यहाँ पर काफी शौक होती है और वो सोच रही होती कि आखिर ये छोटी बच्ची है कौन, क्योंकि ये तो इस जगह पर काफी टाइम से है, लेकिन उसने इतने टाइम तक तो इस बच्ची को कभी नहीं देखा। तब अमाने उसे बताता है कि पहले मेरा एक दोस्त हुआ करता था और हाँ, ये उसी की छोटी बहन है। जहाँ पर वो लड़की भी यहाँ पर माहिरो को देखकर काफी शौक होती है और सोच रही होती है कि आखिर ये अमाने एक सुंदर लड़की के साथ क्या कर रहा है। तब अमाने भी उसे बता देता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं और ये सुनकर तो वो छोटी बच्ची बिल्कुल शौक होती है और मन ही मन कह रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और मैं इस बात को तो मान ही नहीं सकती कि तुम किसी को भी डेट कर सकते हो। मुझे तो लगा था कि तुम बिल्कुल मेरे भाई की तरह हो और वो तो कभी भी आज तक किसी लड़की को घर पर नहीं लेकर आया। और तभी वहाँ पर उसका भाई भी बाहर आ जाता है देखने के लिए कि आखिर उसकी छोटी बहन इतना क्यों चिल्ला रही है। और तभी वो अपने सामने यहाँ पर अमाने को देखता है, जहाँ पर एक दूसरे को सामने देखकर दोनों में से कोई भी इतना खुश नहीं था, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर बातें करते हैं। जहाँ पर अमाने का पुराना दोस्त कह रहा होता है कि हमें मिले हुए 3 साल हो गए हैं और अब तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो। तभी वो यहाँ पर अपनी छोटी बहन को कहता है कि क्यों ना तुम यहाँ पर बड़ी दीदी को यहाँ से कहीं पर लेकर जाओ, क्या तुम नहीं चाहती कि वो हमारा गार्डन देखे। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वो छोटी बच्ची माहिरो का हाथ पकड़ती है और सीधा ही अपने गार्डन की तरफ लेकर चली जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छोटी बच्ची भी समझ गई थी कि इन दोनों को अकेले में बात करनी है। तभी यहाँ पर उसका दोस्त मजाक मजाक में कह रहा होता है क्या सच में ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और अगर मैं ये सच कहूँ तो अगर 3 साल पहले मुझसे कोई पूछता या फिर कहता कि अमन भी बाकी कपल्स की तरह डेट करेगा तो मैं कभी भी उस बात पर मानता ही नहीं, क्योंकि तुम्हें याद ही होगा कि तुम पहले कितना शांत रहा करते थे। और इतना कहने के साथ ही वो यहाँ पर उससे माफी मांग लेता है, क्योंकि 3 साल पहले सभी लोग इसके अगेंस्ट चले गए थे, तब इसने अमन का सपोर्ट नहीं किया और उसने यहाँ पर दोस्त होने का फर्ज नहीं निभाया। और यही एक रीजन था जिस वजह से ये 3 सालों से नहीं मिले। लेकिन वो यहाँ पर ये देखकर काफी खुश था कि अमानी अब अपनी जिंदगी में काफी खुश है। और अमानी
कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए और मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर माहिरो तो उस छोटे के बच्चे के साथ गार्डन में फूल देख रही होती है, जिसके बाद अमाने के बुलाने पर वो वहाँ पर चली जाती है और फिर ये दोनों यहाँ से एक साथ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों में से कोई भी ये नहीं बोलता कि हम फिर मिलेंगे, क्योंकि ये शायद से फिर से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि ये लोग अब वो दोस्त नहीं है जो कि वो पहले हुआ करते थे। अब अमाने की जिंदगी में वो लोग हैं जो कि उसकी सच में परवाह करते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका पुराना दोस्त भी काफी खुश था कि अब फाइनली यहाँ पर अमाने को वो लड़की मिल गई जो कि वो डिजर्व करता था। फिर यहाँ पर माहिरो भी मूड को लाइट करने के लिए कहती है कि पूरे 3 साल बाद तुम्हारे यहाँ पर वापस आने पर काफी सारे तुम्हारे पुराने दोस्त तुम्हें मिले, और अमाने भी कहता कि शायद से ये जरूरी था। कई बार पास से मूव ऑन करने के लिए हमें उसे फेस भी करना पड़ता है, और अब फाइनली टाइम हो चुका है इनके वापस घर जाने का। और हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पर अमाने के मॉम और डैड तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, इसीलिए नहीं क्योंकि उनका बेटा वापस जा रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत टाइम तक माहिरो को नहीं देख पाएंगे। और यहाँ पर माहिरो को भी वापस जाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि माहिरो की रियल मदर ने कभी भी उसे इतना प्यार नहीं किया जितना कि अमाने की मदर उसे करती है। और अब यहाँ पर माहिरो कह रही होती है कि अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं फिर से यहाँ पर आ सकती हूँ। और हम जानते हैं कि आखिर इन दोनों को क्या ही प्रॉब्लम होगी, तो वो कहते हैं कि तुम जरूर आ सकती हो, लेकिन इस बार और भी जल्दी और ज्यादा समय के लिए आना। फिर यहाँ पर अमाने की मम माहिरो के पास जाकर कहती है कि अगर कभी भी अमाने और तुम्हारी लड़ाई हो गई तो तुम उससे बोल देना कि तुम घर वापस जा रही हो, और ऐसा कहकर तुम यहाँ पर वापस आ सकती हो। लेकिन यहाँ पर ये सारी बातों को भी अमाने सुन लेता है और वो कहता है कि आप उसके दिमाग में ये सारी बातें मत डालिए, और वैसे भी हम दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई नहीं होने वाली। और फाइनली ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ये लोग यहाँ पर अपने वापस टाउन में आ जाते हैं। तब अमाने यहाँ पर अपना सबसे पहला वादा पूरा करता है, माहिरो को समर फेस्टिवल में लेकर जाना, जहाँ पर हम देखते हैं कि माहिरो ने काफी खूबसूरत कपड़े पहने हुए होते हैं, और हमें पता चलता है कि ये गिफ्ट उसे अमाने की मम ने दिया था। और यहाँ पर इत्सुकी भी होता है जो कि कह रहा होता है कि माहिरो तो इसमें काफी ज्यादा सुंदर लग रही है, सच में तुम्हारी मम की पसंद काफी अच्छी है, और जरा देखो तो इसको ये कितना फीटा रखा है। और ऐसे ही उसकी काफी सारी तारीफें करने लगता है, और वो देखकर चीतों से कहती कि आखिर मेरा क्या, तुम कभी भी मेरी इतनी तारीफ तो नहीं करते। तो वो कहते कि आखिर तुम्हारी तारीफ करने की क्या जरूरत है, तुम तो हमेशा ही क्यूट लगती हो। हालांकि हमें पता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कह रहा था। फिर यहाँ पर माहिरो, जैसे कि हमें पता है कि वो फेस्टिवल में पहली बार आई थी, तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि आखिर यहाँ पर क्या क्या होता है। तो यहाँ पर अमाने इत्सुकी और चीतो से उसे एक्सप्लेन करते हैं, जो सुनकर माहिरो कहती कि मुझे चलते चलते कुछ खाना है, जो कि इस फेस्टिवल की सबसे खास बात है। फिर ऐसे ही घूमते घूमते इसकी नजर पड़ती है गेम स्टोर पर, जहाँ पर सही निशाना लगाने पर एक गिफ्ट मिलेगा। फिर यहाँ पर माहिरो बिल्कुल तैयार हो जाती है अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए। फिर वो सीधा ही गन को पकड़कर निशाना लगाती है, हालांकि उसका निशाना टारगेट तक पहुंचता ही नहीं, और ऐसे ही वो 3-4 बार ट्राई करती है, लेकिन वो हर बार एक ही तरीके से फेल हो जाती है, जो देखकर चीतो से उसे कहती है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पहली बार में तो कोई भी फेल हो सकता है, तो तुम बिल्कुल भी निराश मत हो, क्योंकि ये तुम्हारा पहली बार है, इससे पहले तुमने कभी ट्राई नहीं किया। और वो ये सारी चीजें उसे मोटिवेट करने के लिए कह रही होती है। लेकिन यहाँ पर माहिरो इसी वजह से उदास थी, क्योंकि उसे वो टॉय चाहिए था, जो देखकर चीतो से कहती है तो फिर आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो काफी आसानी से तुम्हारे लिए अमाने जीत लेगा। फिर यहाँ पर जैसे अमाने ट्राई करता है तो वो बिल्कुल पहली बार में ही प्राइज को हिट कर देता है। फिर वो प्राइज लेकर माहिरो को दे देता है सीधा ही, और हमें पता चलता है कि वो प्राइज और कुछ नहीं बल्कि एक हेयर क्लिप था। और यहाँ पर माहिरो उस हेयर क्लिप को लगा देती है, जिसको लगाने के बाद वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि यहाँ के आसपास के सभी लोग उसे ही देखे जा रहे थे, जो देखकर अमाने तो यहाँ पर थोड़ा सा जेलिस हो रहा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सभी लोग यहाँ पर माहिरो को देखें, क्योंकि वो चीज तो सिर्फ वही डिजर्व करता है। और यहाँ पर सेमी हाल माहिरो का भी था, क्योंकि बाकी लड़कियां भी यहाँ पर अमाने को घूरे जा रही थी। फिर जब ये लोग यहाँ पर आपस में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी वहाँ पर स्कूल के दूसरे लोग भी आ जाते हैं, और वो भी यहाँ पर माहिरो को देखकर उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं, जैसे कि माहिरो कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। वही हम देखते हैं कि बेचारी चितोसे को तो कोई भी पूछ ही नहीं रहा। तब यहाँ पर माहिरो कह रही होती है कि ये युकाता मुझे अमाने की मम ने दिया है, जो बात सुनकर तो वो सभी लड़के काफी हैरान थे, और वो अमाने से कहते हैं कि क्या तुम माहिरो को अपने पेरेंट्स से भी मिलवा चुके हो, काश इतनी हिम्मत हमारे में भी होती। और वो फिर से यहाँ पर माहिरो की तारीफ करने लग जाते हैं, जो देखकर अमाने को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो लोग वहाँ पर उन दोनों को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, और फिर ऐसे ही घूमते हुए पूरा समर फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। और अब फाइनली यहाँ पर सभी लोगों के साथ मिलकर एंजॉय करने के बाद वापस अपने घर जाने का मन कर ही नहीं रहा होता इन लोगों का। तो चीतो से कहती है कि मैं तो आज माहिरो के घर पर रुक रही हूँ, और इत्सुकी कहता है कि मेरा प्लान भी यही था, और इन दोनों की वजह से आज अमाने और माहिरो दोनों साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को मना भी तो नहीं कर सकते। फिर जब ये लोग वापस घर पहुंच जाते हैं तो माहिरो के रूम में से वीडियो कॉल करते हैं। तब चीतो से अमाने से कह रही होती है कि माहिरो तो नहाने गई है, और वैसे भी अभी मुझे तुमसे बात करनी थी। और हमें पता चलता है कि दरअसल वो यहाँ पर जानना चाहती थी कि माहिरो और अमाने का रिलेशनशिप सीरियस है या फिर नहीं, जो सुनकर अमाने यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, और वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, मैं अभी तक उसको अपने पेरेंट्स के साथ भी मिलवा चुका हूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सारी चीजें हम टाइम पास के लिए कर रहे हैं। तो चीतो से कहती है कि हाँ मैं ये जानती हूँ, तुम्हें पता तो है ना कि ज्यादातर हाई स्कूल रिलेशनशिप सिर्फ टाइम पास तक ही रहते हैं, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते, और न
ही वो रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमें कोई भी समझ नहीं होती कि आखिर हमें किसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहिए। और ये सारी चीजें यहाँ पर चीतो से थोड़ा सा उदास होकर कह रही होती है, जो देखकर अमाने समझ जाता है कि ये पक्का इत्सुके के डैड ने इसे बोला होगा। और वो यहाँ पर उसे सच भी बता देती है कि जिस तरीके से तुम माहिरो को अपने घर लेकर गए थे, ठीक उसी तरीके से इत्सुके भी मुझे अपने घर पर लेकर गया था, लेकिन बस फर्क इतना है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने माहिरो को एक्सेप्ट कर लिया। और जहाँ तक बात मेरी है तो इत्सुके के पेरेंट्स तो मुझे देखने तक पसंद नहीं करते। वो हमेशा ही उसे यही समझाते रहते हैं कि ये रिलेशनशिप कभी भी टिक नहीं पाएगा और शायद से वो लोग मुझे कभी भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं माहिरो की जितनी सुंदर नहीं हूँ। और दरअसल ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि सच में चीतो से बाकी लड़कियों से पूरी तरीके से अलग है। मेरा मतलब दूसरे वे में नहीं, आप कुछ गलत मत समझना। उसे स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, और अगर सीधी भाषा में समझाओ तो उसे वो सारी चीजें करना ज्यादा पसंद है जो कि लड़के करते हैं। और शायद यही एक रीजन है जिसकी वजह से इत्सुके के डैडी से पसंद नहीं करते। लेकिन अमाने उसे समझा रहा होता है कि अगर उसके डैड तुम्हें पसंद करें या फिर न करें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम इत्सुके को पसंद करो और इत्सुकी तुम्हें, और बस यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, बाकी कुछ भी नहीं। जहाँ पर ये तो एडवाइस सुनकर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि अमाने यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा था। और वो सोच रही होती है कि उसके पेरेंट्स के लाख मना करने के बावजूद इत्सुकी आज भी उसी के साथ है, तो वो कभी भी उसे धोखा नहीं देगा। और फाइनली यहाँ पर माहिरो भी नहाकर वापस आ जाती है, और हम देखते हैं कि चीतो से यहाँ पर और भी ज्यादा खुश थी। टाइम हो चुका था और अमाने यहाँ पर सामान लेकर घर आ रहा था, लेकिन वो तभी यहाँ पर नीचे एक बंदे को खड़ा हुआ देखता है, और वो जाते टाइम वहाँ पर उससे टकरा जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना। लेकिन वहाँ पर वो आदमी कह रहा होता है कि नहीं, गलती मेरी है, मुझे यहाँ पर ऐसे नहीं खड़े रहना चाहिए था। तो अमाने कहता है कि नहीं, मुझे ध्यान देना चाहिए था। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, और जाते हुए यहाँ से मन में कह रहा होता है, मैं वैसे तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो माहिरो के। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी बातें याद कर रहा होता है जो कि माहिरो ने उससे कही थी कि उसके पेरेंट्स के बीच में बिल्कुल भी प्यार नहीं था और वो माहिरो को पालना नहीं चाहते थे, जिस वजह से माहिरो यहाँ पर सोचा करती थी आखिर वो पैदा ही क्यों हुई। अगर देखा जाए तो आखिर वो सोचेगी भी क्यों नहीं ऐसा, क्योंकि एक छोटी सी लड़की जिसको कि अपने घर में प्यार न मिलता हो तो आखिरकार वो जाएगी कहाँ। जैसे कि आगे हमने देखा था कि माहिरो ने कहा था कि अमाने की माँ मुझसे इतना प्यार करती है जितना कि उसकी खुद की माँ मुझसे नहीं करती। फिर यहाँ पर जैसे ही अमाने यहाँ से जा रहा होता है तो तभी उसके सामने यहाँ पर माहिरो आ जाती है, जिसे देखकर वो यहाँ पर हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पर नीचे आओगी। तो माहिरो कहती है कि तुमने मुझे मैसेज किया था कि तुम आ रहे हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए नीचे आ गई, और तो और मैंने तुमसे काफी सारा सामान जो मंगवाया था। और फिर यहाँ पर अमाने अपने मन में कह रहा होता है माहिरो के डैड के बारे में कि तो फिर वो यहाँ पर माहिरो से मिलने नहीं आए थे। फिर यहाँ पर माहिरो अमाने को देखकर कह रही होती है, क्या हुआ, कुछ हुआ है तुम्हें, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। और यहाँ पर ऐसे ही माहिरो को उसके ऊपर शक हो रहा था कि कहीं अमाने उससे कुछ छुपा तो नहीं रहा। जिसके बाद यहाँ पर अमाने उससे कह रहा होता है कि आखिर समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं तुमसे ये कैसे कहूँ। तो वो सीधा ही कहती है कि तुम्हें जो भी कहना है कह दो, लेकिन फिर भी अगर तुम उस बारे में बात नहीं करना चाहते तो रहने दो। जिसके बाद अमन उससे कहता है कि मैं अभी अभी आते समय एक आदमी से बाहर टकराया था, वो बिल्कुल हमारी बिल्डिंग के नीचे खड़ा था और ऊपर रूम्स की तरफ देख रहा था, और उसकी बिल्कुल सेम तुम्हारी तरह आंखें थी। मेरा मतलब उसके बाल और आंखें बिल्कुल सेम तुम्हारी तरह थे और उसका चेहरा भी तुमसे मिलता था। जिसके बाद माहिरो कहती है तो फिर तुमने किसी को देखा और तुम्हें लगा कि वो मेरे फादर हैं। तो अमाने कहता है कि लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। जिसके बाद माहिरो से कह रही होती कि वो मेरे फादर बिल्कुल नहीं हो सकते, उन्होंने कभी भी आज तक मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और कभी भी उन्होंने मेरे साथ वक्त गुजारने की कोशिश भी नहीं की। उनका दिमाग हमेशा ही काम में रहता था। अभी हम कभी कभार ही बातें करते हैं और साल में कुछ ही बार मुझसे कांटेक्ट करते हैं वो, लेकिन सिर्फ काम के लिए, और उनके पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है यहाँ पर आने का। और अगर वो यहाँ पर आएंगे भी तो मुझे पहले ही बता देंगे। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ उन लोगों से ब्लड रिलेटेड हूँ। उन्होंने कभी भी मुझे एक पेरेंट्स की तरह नहीं पाला। मेरी असली पेरेंट कोयोकी है। और इतना कहने के बाद हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पर माहिरो काफी सैड हो जाती है। आखिर होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि उसके खुद के पेरेंट्स ही उसे प्यार नहीं करते। तो आखिर सोचो जरा कि उसके ऊपर क्या बीतती होगी। और यहाँ पर ऐसे माहिरो को सैड देखकर अमाने भी उसे गले लगा लेता है, जो देखकर माहिरो कहती है कि आखिर ये किस लिए। तो वो कहता है कि ऐसे अकेला फील करने के लिए। जिसके बाद माहिरो कहती है कि आखिर कौन अकेला फील कर रहा है। तो अमाने कहता है कि मैं। जिसके बाद माहिरो कहती है कि मेरे पास एक नया घर है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर अमाने कह रहा होता है कि अगर मैं उन्हें दोबारा देखूं तो फिर क्या करूं। जहाँ पर माहिरो कह रही होती है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसा चाहो वही करो। और अमाने कह रहा होता है कि तो फिर तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है ना। तो माहिरो कहती है कि हाँ, अगर उन्हें कुछ भी कहना है तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पर बात करनी चाहिए थी, या फिर मुझे ईमेल करना चाहिए। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगा कि वो ऐसे मुझ पर नजर रख रहे हैं? वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर वो जो भी करें, जब तक कि वो मुझसे डायरेक्टली आकर नहीं मिलते। और फिर यहाँ पर अमाने उसे गोद में लेकर कह रहा होता है मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी और की फैमिली के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि हमें वो करना चाहिए जो कि तुम्हें सही लगता है, और तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा वो मुझे मंजूर है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर अमाने इत्सुके के साथ होता है और उसे कह रहा होता है कि कोई ऐसी चीज है जो कि मुझे परेशान कर रही है। तो इत्सुकी उसे कह रहा होता है कि तुम्हारा बड़ा भाई हर चीज सुनने के लिए तैयार है, तो फिर चलो बताना शुरू करो। जिस पर अमाने कहता है कि अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं बता
बता दो तुम छोटे हो मुझसे। जिस पर वो कहता है कि आखिर इसमें क्या हुआ, चलो बताओ। फिर अमन यहाँ पर कह रहा होता है कि कोई ऐसा जिससे कि तुमने सारे कनेक्शन तोड़ दिए हो, वो अचानक से ही तुम्हारी लाइफ में वापस आने का ट्राई करें, तो फिर आखिर तुम्हें क्या लगता है कि उसका क्या इरादा होगा। जिस पर इत्सुकी कहता है क्या ये तुम्हारे बारे में है, लेकिन अमन कहता है कि मैं इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहता। और इत्सुकी कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। ये कहना काफी मुश्किल है ये जाने बिना कि आखिर उनके बीच क्या हुआ। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उस इंसान के पास काफी जरूरी इंफॉर्मेशन होगी उसे बताने के लिए, जो कि वो उसे फेस टू फेस बताना चाहता हो। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ऐसा कुछ उसके साथ हुआ हो जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से बदल गया। लेकिन ऐसे तो कुछ भी बताना काफी मुश्किल है क्योंकि मुझे पूरी बात नहीं पता। जिस पर अमन भी कहते कि हाँ तुमने सही कहा। और फिर इत्सुकी कह रहा होता है लेकिन अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसके लिए पूरी जान लगा दो ताकि तुम उसकी पूरी तरीके से मदद कर सको। और अमन यहाँ पर देखकर काफी शौक होता है और कह रहा होता है कि आखिर इसे कैसे पता चला कि ये माहिरो की बात थी। और इत्सुकी कह रहा होता है कि तुम्हें समझना काफी आसान है और अगर ये बात तुम्हारे बारे में होती तो तुम मुझे सीधा ही बता देते। फिर अब यहाँ पर अमन एक घर जाते वक्त किसी चीज के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन जब वो यहाँ पर घर पहुँचता है तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक असाही सीना के नाम से लेटर रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर माहिरो उसके पास आकर कह रही होती है तुम काफी अजीब सा बिहेव कर रहे हो जब से तुम वापस आए हो, आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो अमन उसे बता देता है कि एक लेटर आया है असाही सीना के नाम से। और माहिरो कहती है कि ये उसके फादर का ही है और वो कह रही होती है कि तुम पढ़ लो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन अमन यहाँ पर उसे अपने साथ रुकने के लिए कहता है और हम देख ही सकते हैं कि यहाँ से वो इसी वजह से जाना चाहती थी क्योंकि उसे नहीं जानना होता कि आखिर उसके डैड ने लेटर में क्या लिखा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अमन ने सारी चीजों को ठीक करना चाहता है, इसी वजह से वो यहाँ पर उसे रोक लेता है और फिर वो यहाँ पर लेटर में पढ़ता है। लेकिन उसके पढ़ने से पहले यहाँ पर माहिरो कह रही होती है कि तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसे बताना चाहते हो या फिर नहीं मुझे। और फिर यहाँ पर अमन ने उस लेटर को पढ़ता है और माहिरो उससे कह रहा होता है कि उसके फादर यहाँ पर उससे मिलना चाहते हैं। तो वो उसे बताता है कि उसके फादर यहाँ पर अमन से मिलना चाहते हैं, जो सुनकर यहाँ पर माहिरो थोड़ा सा शौक होकर कह रही होती है। तो फिर वो अपनी बेटी से ही नहीं मिलना चाहते लेकिन उसके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हैं। जिसके बाद अमन ने उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और माहिरो कह रही होती है कि सच में मुझे इससे कोई भी गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अमन ने कह रहा होता है कि ज्यादातर पेरेंट्स अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन माहिरो कहती कि ऐसा मुझे नहीं लगता, वैसे भी उन्होंने इतने लंबे टाइम से मुझे अकेले ही छोड़ दिया था, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उन्हें थोड़ी सी भी मेरी परवाह होगी। और ये सुनकर तो अमन से पूछ रहा होता है कि आखिर मैं अब क्या करूं। और माहिरो कहती है कि तुम्हारी मर्जी है, आखिर तुम्हें जो भी करना हो, तुम चाहो तो उनसे मिल सकते हो या फिर मना भी कर सकते हो, जो कुछ भी करना है वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर अमन ने माहिरो के डैड से मिलने आ रखा होता है क्योंकि उसे यहाँ पर जानना था कि आखिर माहिरो के डैड क्या करना चाहते हैं और वो यहाँ पर आखिर उसे क्यों मिलना चाहते हैं। और यहाँ पर अमन ने उसके फादर से मिलकर कह रहा होता है कि आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और माहिरो के डैड यहाँ पर कह रहे होते कि हम पहली बार नहीं मिल रहे, लेकिन ये पहली बार होगा कि हम दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के बारे में जानते हुए। और अमन ने कहता है कि हाँ माहिरो ने थोड़ा बहुत आपके बारे में बताया मुझे। और यहाँ पर माहिरो के डैड कह रहे होते कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आओगे। और अमन ने यहाँ पर कह रहा होता कि मैं काफी क्यूरियस था कि आप आखिर मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको माहिरो से बात करनी चाहिए ना कि मुझसे। जो सुनकर वो कहते कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे मिलना चाहती होगी। और हाँ तुम्हारे काफी सारे सवाल होंगे मुझसे, तो फिर शांति से बात करते हैं। अभी के लिए तुम जो भी ऑर्डर करना चाहते हो कर लो, उसके बाद यहाँ पर शांति से बात करते हैं हम। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारे समर वेकेशन का आखिरी दिन ऐसे में तुम्हारा यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पर ये लोग अपने लिए खाना मंगवा लेते हैं और माहिरो के डैड कह रहे होते हैं तुम मेरी बेटी को डेट कर रहे हो, तो फिर मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कैसी है। जिस पर अमन ने उससे कुछ ज्यादा नहीं कह रहा होता और कहता है कि वो ठीक है, और अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर मैं ये चीज को कैसे हैंडल करूँ। अगर ये माहिरो की मदर के जितने रूड होते तो मैं इन्हें एग्रेसिवली हैंडल करता, लेकिन फिर वो यही सारी चीजों को सोचते हुए कह रहा होता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप माहिरो से फिर से कनेक्ट होने के लिए क्यों ट्राई कर रहे हो, और वो भी इतना समय माहिरो को अकेले छोड़ने के बाद। जो सुनकर वो कहते हैं कि तुम सच में मेरी बेटी की परवाह करते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उसे वापस घर ले जाना चाहता हूँ, मैं उसकी करंट लाइफ में बिल्कुल भी दखल देना नहीं चाहता। जो सुनकर अम्मा ने कहता है कि आखिर तो फिर यहाँ पर आप उससे फिर से कनेक्ट होना क्यों चाहते हो। और माहिरो के डैड कहते हैं कि मैं बस उससे एक बार देखना चाहता था कि वो आखिर कैसी है। और अम्मा ने कहता है कि तो फिर आपने उसे छोड़ा ही क्यों। तो वो कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, इस पॉइंट पर मुझे उसका पेरेंट कहने का कोई भी हक नहीं है। और फिर अम्मा ने कहते हैं कि आपको पता तो है ना कि आखिर आपने क्या किया है। तो वो कहते हैं कि हाँ मेरी वाइफ और मैंने कभी भी उसके साथ पेरेंट्स की तरह बिहेव नहीं किया, इसमें यहाँ पर कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि वो वहाँ पर से हमेशा ही निकलना चाहती थी। और अम्मा ने यहाँ पर अपने मन में ही कह रहा होता है कि आपने वापस आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। और फिर कहता है अगर मैं बर्डन हूँ तो फिर मैं पैदा ही क्यों हुई। आपको पता है ऐसा किसने कहा, ये मुझसे माहिरो ने कहा था, और आपकी वजह से वो ऐसा सोचने लगी। और आपको सच में ये चीज का रिग्रेट है तो आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, जिस वजह से माहिरो यहाँ पर इतना हर्ट भी नहीं होती कभी। और माहिरो के डैड कह रहे होते हैं कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता, क्या तुम और कुछ पूछना चाहते हो। और अम्मा ने को यहाँ पर काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन कहता है कि कुछ भी नहीं, मुझे आपसे और कुछ भी नहीं पूछना। जिसके बाद माहिरो के डैड कह रहे होते हैं तो फिर क्या मैं तुमसे एक और चीज पूछ सकता हूँ।
और अमाने कहते हैं कि हाँ बोलिए। तो वो पूछते हैं क्या मेरी बेटी खुश है, और अमाने कहता है कि ये चीज आपको खुद ही उससे पूछनी चाहिए, लेकिन मैं उसे हमेशा ही खुश रखना चाहता हूँ और मैं ये चीज के ऊपर काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये चीज को कर सकता हूँ, और हाँ मैं ये चीज को करूंगा भी। और माहिरो के डैड कहते हैं कि ये सुनकर मुझे काफी आराम मिला, लेकिन वैसे मुझे ये चीज को कहने का कोई भी हक नहीं, फिर भी मेरी बेटी का ध्यान रखना। और अमाने कहते हैं कि मैं उसे खुश रखूंगा चाहे आप जो भी बोलो। तो वो कहते हैं कि थैंक यू। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर अमाने वापस घर पहुंचता है और माहिरो को ऐसा चीजें बता रहा होता है कि वो उसके डैड से मिला और कहता है क्या तुम जानना चाहती हो कि उनसे मेरी क्या बात हुई, लेकिन माहिरो उसे सीधा ही मना कर देती है। लेकिन अमाने उससे कहता है कि वो तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी दखल नहीं देंगे, मैं इसको लेकर बिल्कुल श्योर हूँ, वो बस यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आए थे। और माहिरो कहती कि वो इस चीज के लिए काफी लेट हो चुके हैं। और अमाने कहता है कि मुझे लगता है कि वो ऐसे इंसान नहीं जिन्हें की तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह न हो। माहिरो कहते हैं कि सच बताओ तो मुझे ये नहीं पता कि पेरेंट्स होना क्या होता है और वो कैसा लगता है, क्योंकि उन दोनों ने ही कभी भी मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, चाहे मैंने जितना भी अच्छे से बिहेव किया हो उन्होंने कभी भी मुझे नोटिस नहीं किया। और इसी वजह से मैंने भी उनसे बात करने के बारे में सोचना बंद कर दिया और उन लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया। और अगर वो शायद पहले आ जाते तो शायद मैं भी, लेकिन तभी यहाँ पर अमाने उसे हक कर लेता है और उसे कह रहा होता है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। माहिरो कहती कि मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे सब जैसा भी है वैसा ही पसंद है, और अगर वो अब वापस भी आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें कभी भी एक्सेप्ट कर पाऊंगी। क्या तुम्हें लगता है कि डॉटर के लिए ऐसी चीजें बोलना काफी अजीब है? तो अमाने कहता है कि सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन सच बताऊं तो मैं समझ सकता हूँ कि आखिर तुम ऐसा क्यों फील कर रही हो। तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं करूंगा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, तुम जो भी करोगी मैं उसमें तुम्हें सपोर्ट करूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो। और माहिरो कहती है क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? तो वो कहता है कि हाँ, और माहिरो बोलती है कि तो फिर मैं आज यहाँ से नहीं जाना चाहती। और अमाने कहते हैं कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा, तो क्या तुम आज यहाँ पर सोना चाहती हो? जो सुनकर यहाँ पर माहिरो से हक कर लेती है और अमाने यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि तुम कभी भी अकेली नहीं होगी। फिर यहाँ पर अगले दिन अमाने की आंख खुलती है और वो यहाँ पर कह रहा होता है, तो यहाँ पर माहिरो नहीं सोई, लेकिन वो यहाँ पर जैसे ही रेडी होकर बाहर जाता है तो वो देखता है कि माहिरो यहाँ पर ही होती है और वो उसे देखकर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम रात में सही से सो पाई? और माहिरो कहती है कि मैं इतना भी डिप्रेस नहीं हूँ जितना कि तुम सोच रहे हो, सच में मैं ठीक हूँ। और फिर यहाँ पर जाते वक्त माहिरो कह रही होती है क्या तुम कुछ बोल रहे हो? तो वो कहता है नहीं तो, जिस पर माहिरो कहती है क्या तुम श्योर हो? तो वो कहता है कि आखिर तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? जिसके बाद वो उसे यहाँ पर टाई दिखाती है और उसे पहना देती है, जिसके बाद अमाने यहाँ पर हंसने लगता है, जिसे देखकर माहिरो कहती है क्या इसमें कुछ फनी था? तो वो कहता है कि नहीं, मैं बस ये चीज सोच रहा था कि मैं कितना लकी हूँ। और माहिरो कहती है ये काफी अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी तुम काफी चीजें भूल जाते हो। और अमाने कहता है कि जब भी तुम पास होती हो तो ऐसा हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर माहिरो कह रही होती है कि आखिर मैं तुम्हारा क्या करूँ? और फिर ये दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि चलो चलते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं चीतों से काफी उदास लग रही होती है क्योंकि काफी जल्द ही इसके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर इसी बीच इसने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की। तब यहाँ पर अमाने भी उसे उदास देकर कह रहा होता है कि तुम्हें इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग टेस्ट में सिर्फ वही चीजें पूछेंगे जो कि हमें क्लास में पढ़ाया गया है, तो फिर अगर तुमने क्लास में थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो तुम्हारे पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। लेकिन हम देख सकते हैं ये सुनकर तो यहाँ पर चीतों से काफी भड़क जाती है और कहती है कि माहिरो तुम्हारे जैसे होशियार बच्चों के लिए ये कहना काफी आसान है क्योंकि तुम लोग काफी समझदार हो, पर जरा मुझ जैसे लोगों से पूछो कि आखिर उनका क्या हाल होता है जब उन्हें घंटों तक बैठकर पढ़ना पड़ता है लेकिन फिर भी उन्हें कुछ याद नहीं रहता। लेकिन तभी हमारे कहते हैं कि अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये काफी अच्छी बात है क्योंकि जब हमारे टेस्ट शुरू हो जाएंगे तब हमें जल्दी घर जाने का मौका मिल जाएगा, वरना वैसे तो हमें काफी देर तक स्कूल में रुकना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर चीतोसे को तो ये बात भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और फिर वो यूता से कहती कि अब तुम ही इसे समझाओ कि आखिर टेस्ट और एग्जाम ये कितनी बेकार चीजें होती हैं। लेकिन यूता कहते कि हाँ, इसकी वजह से बाकी क्लास भी बंद हो जाते हैं, तो देखा जाए तो ये चीज काफी बेकार है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अमाने सही कह रहा है, कम से कम इसकी वजह से हम जल्दी घर तो वापस जा पाएंगे। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर चीतों से उसके ऊपर भी भड़क जाती है और कहती है कि तुम भी इन लोगों की तरह ही हो। और फिर इसके बाद वो फाइनली यहाँ पर इत्सु के पास जाती है और वहाँ पर जाकर उसे कहती है कि जरा देखो ये लोग साथ में मिलकर मुझे बुली कर रहे हैं और अब तुम ही बताओ कि आखिर मैं ऐसे चलते हुए टेस्ट में अच्छा स्कोर कैसे करूंगी। तब इत्सुकी भी कहता है कि तुम चिंता मत करो, बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। और ये सुनने के बाद तो वो उससे भी लड़ने लग जाती है और कहती है कि तुम भी धोखेबाज हो, मुझे पता है कि तुम घर पे अकेले बैठकर पढ़ते रहते हो, लेकिन ये चीज तुम मुझे नहीं बता रहे। लेकिन तभी वहाँ पर माहिरो की एंट्री होती है और वो कह रही होती है कि जो हमारा टेस्ट होने वाला है मैंने उसके पहले से नोट्स बना के रखे हुए हैं क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि तुम इस बात के लिए काफी परेशान होगी, तो फिर जो भी क्वेश्चन टेस्ट में आने के जरा सा भी चांसेस हैं वो सारे मैंने इस बुक के अंदर रखे हैं। जिसके बाद हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पर वो तो उसके आगे हाथी जोड़ लेती है और कहती है कि तुमने तो मुझे बचा ही लिया, वरना तो मैं पता नहीं बिल्कुल फेल ही हो जाती। तब माहिरो कहती कि अकेले मुझे थैंक्स मत कहो, इसमें सबसे बड़ा हाथ अमाने का है क्योंकि उसने पूरी रात बैठकर मेरे साथ मिलकर इस नोट्स को बनाया है। जिसके बाद वो भी यहाँ पर अमाने के पास जाकर उससे हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी इतना परवाह करते हो
तो फिर चलो मांगो, आखिर तुम्हें क्या मांगना है मुझसे, वो चाहे जो भी चीज हो मैं तुम्हें दे दूंगी। वैसे मेरे पास माहिरो के 2 फोटोज पड़े हुए हैं, पहला जिसके अंदर उसका मुंह पूरी तरह से क्रीम से भरा हुआ है और दूसरा जिसके अंदर वो हॉरर मूवी को देखकर डर रही है, जहाँ पर अमाने भी कहते हैं कि मुझे दोनों ही पिक्चर चाहिए। और वहीं पर हम देख सकते हैं यहाँ पर माहिर तो ये सुनने के बाद मुंह फुलाकर बैठी जाती है और वो कह रही होती कि मैंने तुम्हारी इतनी ज्यादा मदद करी और तुमने मुझे यहाँ पर धोखा दे दिया, ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर चीतों से भी बात को संभालने के लिए कह रही होती है कि जरा सोच के तो देखो, अमाने तुम्हें पसंद करता है, बस इसी वजह से वो तुम्हारी फोटोज को चाहता है, तो जरा सोचो, ये तो काफी अच्छी बात हुई। जिसके बाद वो दोनों ही यहाँ से घर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर माहिर अभी भी फोटोज के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उन फोटो के अंदर वो काफी अजीब लग रही थी और वो नहीं चाहती थी कि अमाने उन फोटोज को देखे। और वो यहाँ पर उसे धमकी भी दे रही होती है और वो कह रही थी कि अगर तुमने मेरी फोटोज को देखा तो मैं तुम्हारे खाने के अंदर पूरी मिर्च ही फैला दूंगी, मतलब कि काफी ज्यादा मिर्च उसमें डाल दूंगी। जहाँ पर अमाने भी कह रहा होती कि अगर ऐसी बात है तो मैं उसे उस फोटो को नहीं मांगूंगा, लेकिन प्लीज मेरे खाने के साथ ऐसा मत करना। लेकिन तभी वो यहाँ पर उसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी फोटोज को देखूं। तब वो कह रही होती कि उस फोटो के अंदर मैं काफी बुरी लग रही हूँ, मैं उन फोटोज के अंदर बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रही और इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि उन फोटोज को तुम देखो। लेकिन अमाने को यहाँ पर इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसके लिए तो वो हमेशा ही क्यूट लगती है। लेकिन माहिर उसे यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए कह रही होती है कि आखिर क्या होगा अगर तुम्हारी कोई ऐसी फोटो खींच ले और वो फोटो को मुझे सेंड कर दे। तब अमाने भी कहते हैं कि मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब तक वो फोटो सिर्फ हमारे बीच है। क्या तुम अभी से भूल गई कि किस तरीके से तुम लोगों ने साथ में मिलकर कैरियोके में मेरी फोटोज को खींचा था, और वो भी कैटियस के साथ। और हम देख सकते हैं ये सुनने के बाद तो माहिर खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पास खुद ही अमाने की उस कैटियस के साथ फोटोज हैं और इसके साथ वो यहाँ पर उसे माफी भी मांग रही होती है कि उसकी बिना परमिशन के उसकी उस फोटो को नहीं खींचना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अमाने कह रहा होता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं जानता हूँ इसके पीछे इत्सुकी का हाथ था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मूड लाइट हो चुका था और ये दोनों यहाँ पर साथ में मिलकर एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। फिर अब यहाँ पर खाना खत्म करने के बाद ये दोनों साथ में ही पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि इन दोनों के भी एग्जाम्स आ रहे हैं। तब अमान यहाँ पर माहिर से कह रहा होता है कि अगर इस बार तुमने टॉप किया तो आखिर तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, क्योंकि ये हर बार उसे कुछ ना कुछ देता है। तब यहाँ पर माहिर के दिमाग में इतना कुछ तो नहीं आता, लेकिन वो कहती कि मुझे तुम्हारा क्वेश्चन चाहिए। तब अमान भी उसे पूछता है कि आखिर तुम उस क्वेश्चन का क्या करोगी, पता नहीं आखिर में इसे कितने सालों से यूज कर रहा हूँ, अगर तुम्हें चाहिए ही तो मैं तुम्हें नया दे दूंगा। लेकिन माहिर कहती कि मुझे नया क्वेश्चन नहीं चाहिए, दरअसल वो क्वेश्चन मुझे इसी वजह से चाहिए क्योंकि तुम उसे सालों से यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर तुम्हारी सेंट होगी। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के बाद तो अमाने काफी हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसी फैटिस है कि तुम्हें स्मेल फैटिश है। और यहाँ पर ये सुनने के बाद तो माहिर भी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, बस मैं ऐसा इसी वजह से कर रही हूँ ताकि मैं क्लोज रह सकूँ तुम्हारे। लेकिन तभी वो भी उससे कहता है कि आखिर अब उसकी तुम्हें क्या जरूरत है, क्योंकि अब तो हम कपल्स हैं, तो फिर अब हम जब भी चाहे तब हक कर सकते हैं। लेकिन तब माहिर भी कहती है कि मैं ऐसा करना तो चाहती हूँ, लेकिन जब भी मैं ऐसा करती हूँ तब मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती हैं। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि अगले दिन यहाँ पर इन लोगों का एग्जाम हो जाता है और यहाँ पर माहिर की वजह से चीतों से का एग्जाम भी काफी अच्छा गया था। तो वो उसे कह रही होती है कि आज तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगी, तो फिर चलो तुम मेरे साथ चलो। लेकिन यहाँ पर माहिर को बिना अमन की परमिशन के कहीं पर नहीं जाना था, लेकिन अमन भी यहाँ पर चाहता था कि वो बाकी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करे। तो वो कहता है कि तुम चीतों के साथ जा सकती हो, क्योंकि वैसे भी आज मुझे इत्सुकी के साथ जाना था। और यहाँ पर ये बात को सुनने के बाद तो इत्सुकी खुद भी हैरान होता है और कहता है कि आखिर ये प्लान कैसे बना। तब अमन भी कह रहा होता है क्या तुम भूल गए, आज तुम मुझे भी पार्टी देने वाले थे, क्योंकि मैंने पढ़ाई में तुम्हारी काफी मदद की थी। और फिर अमन यहाँ पर माहिर से कह रहा होता है कि अब वो डायरेक्टली घर पर ही मिलेंगे और ये यहाँ पर इत्सुकी के साथ कैफे चला जाता है और ये दोनों भी यहाँ पर इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो उसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे चल रहा है। तब अमन ने भी उसे समझाते हुए कह रहा होता है कि अभी के लिए हमारे बीच थोड़ी चीजें स्लो चल रही हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी वो यहाँ पर चीतों के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि हर बार चीजों से उससे अलग मिलती है, तो माहिर का दिमाग वो किसी न किसी चीज से तो भरी देती है। और अब पता नहीं आखिर उसने माहिर के दिमाग में कौन सी बातें भरी होगी। जिसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर वो वापस घर जा चुका होता है और यहाँ पर हम माहिर को भी देखते हैं, जो कि पता नहीं क्यों लेकिन चुपचाप बैठी हुई होती है। और मुझे लगता है कि शायद से चीतों से ने कुछ ना कुछ तो उसे कहा है और ये देखकर अमन भी उसे कह रहा होता है, तो फिर चलो बताओ कि आखिर इस बार तुम्हारे दिमाग में उसने क्या भरा है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर माहिर तो काफी शर्मा रही थी, तो वो यहाँ पर अमन को कुछ भी नहीं बताती और अब वो यहाँ पर माहिर के मुंह से ये चीज को निकालने के लिए उसके काफी क्लोज चला जाता है। और अमन को यहाँ पर उसका वीक पॉइंट काफी अच्छे से पता था और वो उसके काफी करीब जाकर उसके कान के अंदर फूंक मारता है और वो कह रहा होता है कि अगर तुमने मुझे ये चीज को नहीं बताया तो मैं तुम्हें इस तरीके से परेशान करता रहूंगा, और वैसे भी चाहे उसने तुम्हें जो भी बताया हो उसकी बात को बिल्कुल भी मत सुनना, क्योंकि उस लड़की का दिमाग पूरी तरीके से खराब है। लेकिन तभी यहाँ पर माहिर उसे डिफेंड करते हुए कह रही होती है कि वो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है, क्योंकि वो मुझे काफी अच्छी तरीके से एडवाइस देती है और खासकर बताओ तो रिलेशनशिप के बारे में। तब अमाने भी कह रहा होता है कि उसकी मीनिंगलेस बातें सुनना बंद कर दो, लेकिन माहिर यहाँ पर तभी उठ जाती है और उसे यहाँ पर पिन कर देती है और अमाने भी यहाँ पर उसे ब्लश करते हुए कह रहा होता है, तो फिर ये चीज तुम्हें
सिखाई है उसने। और यहाँ पर माहिरो भी कह रही होती है कि चितोसे ने मुझसे कहा था कि मुझे रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए और मुझे खुद ही अपने तरफ से शुरुआत करनी चाहिए। तो चितोसे बस इतना ही चाहती है कि हम दोनों और भी क्लोज आ जाए, तो फिर उसकी बातों को मीनिंगलेस मत बोला करो। जिसके बाद अमाने भी उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने ऐसा कहा, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था। मैं चाहता हूँ कि तुम चितोसे की बातों को सुनना बंद कर दो, इसीलिए नहीं क्योंकि वो बुरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें अपना रिलेशनशिप रियल रखना है। हमें वैसे एक नहीं करना जैसा कि हम नहीं है, तो फिर चीजें जैसी चल रही है वैसे ही चलने दो। और यहाँ पर अमाने का कहने का मतलब ये था कि हम जैसे हैं वैसे ही रहे और बिल्कुल वैसे ही एक्ट करें जैसा कि हम चाहते हैं, न कि किसी और के कहने पर। फिर हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि स्कूल फेस्टिवल आने ही वाला है। और आखिर पता नहीं क्यों, लेकिन हर एक एनीमे के अंदर मेन थीम मेड कैफे क्यों होता है, जिसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल के सभी बच्चे काफी खुश थे। ज्यादातर तो उनमें से बॉयज थे क्योंकि वो लोग यहाँ पर लड़कियों को मेड ड्रेस में देख पाएंगे सिवाय अमाने के, क्योंकि उनमें से एक लड़की माहिरो भी होगी। और हम देख सकते हैं यहाँ पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। और यहाँ पर माहिरो भी उसे देखकर समझ जाती है कि अमाने किसी न किसी बात को लेकर तो परेशान है और वो भी यहाँ पर उसे सेम चीज ही कहता है। लेकिन यहाँ पर माहिरो भी उसे तसल्ली देते हुए कह रही होती है कि आखिर इसमें जेलस होने वाली कौन सी बात है, वैसे भी तुम वो पहले पर्सन होगे जो कि मुझे उस ड्रेस में देखोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, चाहे मेड्स जितनी भी हो, उनका मास्टर हमेशा एक ही होता है। और ये चीज से माहिरो का कहने का मतलब ये था कि माहिरो के ऊपर सिर्फ अमाने का हक है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद इनका रिजल्ट भी आ जाता है और हर बार की तरह यहाँ पर माहिरो ने टॉप किया था और अमाने था 5वें नंबर के ऊपर। और अब जैसे कि शर्त थी तो यहाँ पर अमाने भी उसे अपना तकिया दे देता है। लेकिन यहाँ पर माहिरो को अब तकिया नहीं चाहिए था और वो यहाँ पर काफी आराम से कह रही होती है कि आखिर कैसा रहेगा कि अगर मैं तुमसे कुछ और चीज मांगू। और हम यहाँ पर देख सकते हैं अमाने तो यहाँ पर बिल्कुल तैयार था कुछ भी चीज को देने के लिए। और तब यहाँ पर माहिरो उसे एक किस मांगती है। लेकिन अब मैं यहाँ पर गिनते हुए भी थक चुका हूँ कि आखिर ये लोग इस सीरीज के अंदर कितनी बार किस कर चुके हैं। लेकिन खैर अब यहाँ पर अमाने उसे किस कर लेता है और इसके बाद ये लोग यहाँ पर मिलकर इधर उधर की बातें भी करते हैं, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर वापस से किस कर लेते हैं, वो भी दूसरी बार एक ही एपिसोड के अंदर। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ये किस इनकी आखिरी होगी, क्योंकि ये लोग थोड़ी देर के बाद ही वापस से ऐसे ही किस कर लेते हैं। और इसी बीच इन दोनों के बीच जो बात हुई थी वो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बता सकता। लेकिन पता नहीं कि आखिर स्टोरी के अंदर आगे क्या होगा, तो फिर कोई बात नहीं, हम इसे आगे देख ही लेंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरा ही स्कूल फेस्टिवल की तैयारी में लग जाता है। स्कूल के सभी बच्चे कुछ न कुछ कर हेल्प कर रहे थे। लेकिन तभी हम यहाँ पर किदो को देखते हैं जो कि अमाने को हंसने के लिए फोर्स कर रही थी, क्योंकि वही है जो कि लोगों को ग्रीट करेगा। और अगर इन सभी लोगों को यहाँ पर फेस्टिवल में जीतना है तो इन सभी लोगों को यहाँ पर अपना 100% देना ही होगा। और जैसे कि हमें पता ही है कि अमाने कुछ ज्यादा नहीं हंसता और वो हमेशा ही शांत रहता है। और जैसे वो यहाँ पर हंसता है तो हम देख ही सकते हैं, तो उसकी स्माइल यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फोर्स लग रही थी, यानी कि फेक लग रही थी, जो देखकर किदो भी उसे कह रही होती है कि तुम्हें नेचुरली हंसना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ऐसा हंसा तो वो लोग हमें यहाँ पर काफी कम रेटिंग देकर यहाँ से चले जाएंगे। और जैसे कि यहाँ पर किदो और अमाने आपस में बात कर रहे थे, ये देखकर माहिरो यहाँ पर थोड़ी सी जेलिस हो जाती है। तब किदो भी उसे कह रही होती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अमाने को तुमसे चुरा नहीं लूंगी। और वैसे भी मुझे वो लोग काफी पसंद है जो कि काफी मस्क्यूलर हो, और ऊपर से मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है और उसकी भी बॉडी काफी कमाल की है। हाँ, अमाने वैसे देखने में तो काफी अच्छा है, लेकिन वो काफी स्किनी भी है, तो वो बिल्कुल भी मेरे टाइप का नहीं है। हालांकि वो यहाँ पर ऐसे कहकर माहिरो को अच्छा लगाने की कोशिश कर रही थी ताकि माहिरो यहाँ पर जेलिस फील न करे। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर माहिरो तो ये सारी चीजों को सुनने के बाद अमाने को डिफेंड करने लग जाती है और वो कहती है कि अमाने बिल्कुल भी स्किनी नहीं है, वो बस शर्ट में ऐसा लगता है। यहाँ तक कि वो तो ऐसा भी बोल देती है कि तुम्हें कभी इसे बिना शर्ट के देखना चाहिए, इसकी बॉडी भी काफी कमाल की है, वो अंदर से काफी मस्क्यूलर है। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पर किदो भी काफी हैरान होती है और फिर वो सोच रही होती है क्या ये सच में इतना मस्क्यूलर है। और हम यहाँ पर देख ही सकते हैं क्लास में बाकी लड़कियां यहाँ पे इसी बात पर फोकस करने लगती हैं और ऐसी सारी चीजें चली रही होती है। तभी यहाँ पर अमाने को बीच में आना पड़ता है यहाँ पर माहिरो को रोकने के लिए, और वो यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ पर डिफेंड करना चाहती हो, लेकिन ऐसा कर तुम मुझे बस यहाँ पर एम्बेरसिंग फील करवा रही हो। जिसके बाद यहाँ पर माहिरो को भी रियलाइज होता है कि आखिर उसने यहाँ पर इतना कुछ बोल दिया, तो फिर वो यहाँ पर अमाने से माफी मांगती है। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर अपने अपने काम पर लग जाते हैं और यहाँ पर किदो सभी लोगों को अपने अपने काम को बांट देती है कि आखिर कौन क्या करेगा। तभी वो सीधा ही अमाने के पास जाकर बटलर की ड्रेस दे देती है और तभी वो यहाँ पर उसे देते हुए कान में कुछ बताती है, जो कि ये था कि माहिरो तुम्हारे दूसरे क्लास के अंदर वेट कर रही है। और साथ ही वो ये भी बताती है कि माहिरो ये चाहती है कि तुम सबसे पहले उसे मेड ड्रेस में देखो, तो इसी वजह से मैंने उसे अगले रूम में भेज दिया, तो फिर जल्दी से जाओ और उसे मिलकर आओ। और फिर वो यहाँ पर जैसे ही वहाँ पर जाता है तो वो पहला पर्सन बनता है जिसने की माहिरो को मेड ड्रेस में देखा है। और माहिरो को यहाँ पर मेड ड्रेस में देखने के बाद तो अमाने की मन की जलन और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो कहता है कि तुम तो काफी सुंदर लग रही हो और मुझसे बिल्कुल भी ये नहीं देखा जाएगा कि दूसरा कोई लड़का तुम्हें देखेगा इस ड्रेस के अंदर। तब माहिरो भी यहाँ पर सेम ही चीज कहती है कि मैं भी नहीं चाहती कि कोई भी लड़की तुम्हें बटलर के ड्रेस में देखे। यहाँ तक कि जब किदो भी तुम्हारे पास आ रही थी मुझे तो तब भी काफी जलन हो रही थी, तो फिर जब बाकी लड़कियां तुम्हें बटलर की ड्रेस में देखेगी तो जरा सोचो कि आखिर मेरा तब क्या हाल होगा। और हम देख ही सकते हैं
यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को लेकर काफी पॉजिटिव हो रहे थे, यानी कि वो दोनों ही नहीं चाहते कि कोई और उन लोगों को उन ड्रेस में देखे। हालांकि ऐसा तो होना ही था और फिर ये दोनों ही समझ जाते हैं कि वो दोनों एक ही कश्ती पर सवार हैं। अमाने नहीं चाहता कि माहिरो को कोई भी लड़का देखे और ना ही माहिरो चाहती है कि कोई भी लड़की यहाँ पर अमाने को देखे, लेकिन फिर भी इन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा रखना ही होगा और होता भी वैसा ही है। जिसके बाद हम देख ही सकते हैं यहाँ पर अमाने भी अपनी बैटल रॉयल ड्रेस को पहन लेता है और यहाँ पर कीदो भी उसे देखकर उसे टीज करने लग जाती है और वो कह रही होती है कि तुम तो इसमें कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। आखिर पता नहीं माहिरो का क्या हाल होगा जब तुम्हें वो ऐसे देखेगी। और सच में हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि माहिरो का हाल तो काफी बेहाल हो चुका था और उसे यहाँ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता कि ये सेम अमाने हैं, क्योंकि अब तो ये काफी हैंडसम लग रहा था पहले से भी ज्यादा। फिर यहाँ पर कीदो यहाँ पर कह रही होती है अमाने से कि हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि हम अपने कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहला टेस्ट था माहिरो का और क्लास के बाकी लड़के उसके कस्टमर बनते हैं और यहाँ पर वो सभी लोग यहाँ पर माहिरो की स्माइल को देखकर वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। मुझे लगता है ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि माहिरो ने टेस्ट को पास कर लिया। फिर यहाँ पर दूसरी बारी थी अमाने की और उसकी कस्टमर यहाँ पर बनती है माहिरो। तब अमाने भी यहाँ पर माहिरो से बिल्कुल प्रोफेशनली बातें करने लग जाता है और वो यहाँ पर बिल्कुल जेंटलमैन की तरह बात कर रहा था और यहाँ पर इन दोनों को देखकर तो बाकी लड़कियां भी ब्लश करने लग जाती हैं। तो फिर जरा सोचो कि आखिर माहिरो का क्या हाल होगा। और हम देख ही सकते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए तो उसे चक्कर ही आ गया था। तो इसका मतलब ये है कि अमाने भी इस टेस्ट के अंदर पास हो गया है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर जितना अच्छे से कस्टमर को ट्रीट करेंगे इनका उतना ही फायदा होगा। और अब यहाँ पर इनका टेस्ट का समय पूरा हो चुका था और अब यहाँ पर सीधा ही रियल कस्टमर्स आने वाले थे, जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर सभी लोगों को सर्व करने लग जाते हैं। सब कुछ काफी स्मूथली चल रहा था, सभी कस्टमर्स यहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे थे और सभी के सभी काफी खुश भी लग रहे थे। हालांकि यहाँ पर अमाने काफी थोड़ा सा जला हुआ था, मतलब कि उसे थोड़ी सी जेलसी फील हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर माहिरो बाकी लड़कों से भी काफी हंस के बात कर रही थी। हालांकि माहिरो का ये काम ही है कि कस्टमर के साथ हंसकर बात करना, लेकिन फिर भी यहाँ पर अमाने खुद को नहीं रोक पाता। जब एक लड़का यहाँ पर माहिरो को छूने की कोशिश करता है तब अमाने जाकर सीधे उसका हाथ पकड़ लेता है और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि अमाने यहाँ पर काफी गुस्सा है और वो शायद यहाँ पर उसे गुस्सा भी मार देता, लेकिन वो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करता और वो यहाँ पर उसे सीधा ही कह देता है कि आप यहाँ पर किसी भी लड़की को नहीं छू सकते, तो आपको बस यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद अमाने यहाँ पर उसे सीधा ही बाहर फेंक देता है, मतलब कि बाहर निकाल देता है। और इसी चीज होने के बाद उसका काम करने का कोई भी मन नहीं था, लेकिन जैसे कि यहाँ पर पूरा दिन बीतने ही वाला था, मतलब कि अब यहाँ पर शाम होने ही वाली थी, तो वो यहाँ पर माहिरो को बाहर लेकर चला जाता है और वो कह रहा होता है कि सारी चीजें यहाँ पर बाकी लोग संभाल लेंगे। और ऐसा कहने के बाद ये लोग एक साथ टहलने के लिए निकल जाते हैं और वहीं पर इन लोगों को यहाँ पर कीदो का बॉयफ्रेंड भी मिलता है। तो क्या आप सोच भी सकते हैं कि आखिर उसका बॉयफ्रेंड कैसा होगा, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड काफी मस्क्यूलर है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उसे वैसे ही लोग काफी पसंद है, क्योंकि वो दिखने में कुछ ऐसा था। मुझे तो इसमें और अमाने में कोई भी फर्क नहीं दिख रहा, देखने से तो इन दोनों की बॉडी बिल्कुल सेम लग रही थी। तब यहाँ पर ये दोनों भी कह रहे होते कि मुझे तो लगा था कि ये काफी मस्क्यूलिंग होगा, लेकिन ये तो कुछ मस्क्यूलर नहीं है जितना कि तुम बोल रही थी। फिर कीदो भी कह रही थी कि जरा किसी दिन इसे बिना सर के देख लेना, ये बहुत ही ज्यादा मस्क्यूलिन है। पर यहाँ पर माहिरो भी वापस से बीच में आ जाती है और कहती है कि अमाने भी काफी मस्क्यूलर है, अगर तुम्हें कंपेयर करना है तो चलो मैदान में आ जाओ। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर अमाने को इन चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो यहाँ से सीधा ही निकल जाता है। और अब ये लोग यहाँ पर हॉरर थीम के अंदर जाने वाले थे, पर यहाँ पर माहिरो को अंदर जाने का कोई भी मन नहीं था, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी एडमिट नहीं कर रही थी कि वो काफी डरी हुई है। वो यहाँ पर ऐसे दिखा रही थी कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है और उसे भूतों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और वो यहाँ पर अपनी इस बहादुरी दिखाने के चक्कर में वहाँ पर जाने के लिए हाँ कर देती है और वो लोग यहाँ पर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो इसके शरीर से तो इसकी आत्मा ही निकल जाती है, मतलब कि वो काफी डरी हुई थी, पर वो तभी ऐसा एक्ट कर रही थी कि वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर उसे देखकर समझ ही सकते हैं कि वो कितनी डरी हुई है। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से पीछे से कोई अमाने को आवाज लगा रहा था। तब माहिरो पूछ रही होती कि आखिर अंकल कौन है, क्या तुम इन्हें जानते हो। तब यहाँ पर वो उसे आराम से बताता है कि यह है इत्सुकी के डैड, और यहाँ पर इत्सुकी के डैड अमाने को काफी अच्छे से जानते थे और वो भी यहाँ पर उसकी काफी तारीफ करते हैं कि तुम सच में पहले से काफी बदल चुके हो। अगर सच बताओ तो अब तुम में काफी कॉन्फिडेंस है पहले से ज्यादा, वरना तुम पहले काफी चुपचाप और सहमे सहमे से रहा करते थे। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी नजर माहिरो पर पड़ती है, क्योंकि इस लड़की को आज तक इन्होंने कभी भी नहीं देखा था। तो वो भी यहाँ पर उससे पूछ ही लेते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ कौन है। और यहाँ पर अमाने भी उन्हें सीधा ही बता देता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। और माहिरो भी यहाँ पर उन्हें ग्रीट करती है और ये देखकर यहाँ पर इनको भी काफी अच्छा लगता है और वो सोच रहे होते हैं कि ये लड़की कितनी अच्छी है, यानी कि ये लड़की कितनी ज्यादा समझदार और पोलाइट है, ना कि उस बदतमीज चीतोसे की तरह। हालांकि उन्होंने ऐसा बोला तो नहीं, लेकिन उन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि उनके दिमाग में ऐसे ही चल रहा था। तब अमन ने भी उनसे पूछा होता है क्या आप हमारे क्लास में गए थे। इत्सुकी ने भी काफी मेहनत की है। तब यहाँ पर वो भी कह रहे होते कि मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन मेरी उधर जाने की हिम्मत नहीं हुई और अब मुझे नहीं लगता कि मैं उधर जाऊंगा। और इतना कहने के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं और उनके यहाँ से जाने के बाद अमन यहाँ पर बता रहा होता है कि इत्सुकी के पापा चीतोसे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन्हें हर बार अपने लड़के के लिए तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए थी, जो कि शांत हो, काफी पोलाइट हो और सभी लोगों की रिस्पेक्ट करे। लेकिन जिस तरीके से हम चीतोसे को तो जानते ही हैं, वो कभी भी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती और वो पोलाइट तो बिल्कुल भी नहीं है।
है और वो कुछ भी बोलने से पहले दूसरी बार नहीं सोचती। और यही एक रीजन था जिसकी वजह से इत्सुकी के डैड नहीं चाहते कि चीतो से उनके घर की बहू बने। लेकिन ये सुनने के बाद तो यहाँ पर माहिरो को काफी बुरा लगता है क्योंकि चीतो से इत्सुकी से काफी प्यार करती है और वो ये चीज को दिखाने में बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं। तो मुझे यहाँ पर काफी बुरा लगेगा अगर वो दोनों इस चीज के लिए अलग हो गए। मैं दिल से चाहती हूँ कि उसके डैड यहाँ पर इन दोनों को एक्सेप्ट कर ले। तब अमाने भी कहता है कि हम इस चीज में कुछ भी नहीं कर सकते, ये उन लोगों का फैमिली मैटर है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर माहिरो काफी उदास रहने लगी थी। तब यहाँ पर अमाने भी इत्सुकी को बता देता है कि मुझे अभी तुम्हारे डैड बाहर मिले थे लेकिन वो यहाँ पर क्लास के अंदर नहीं आए। तब इत्सुकी भी बताते कि हाँ उनको टिकट मैंने दी थी लेकिन अच्छा है कि वो अंदर नहीं आए वरना वो फिर से यहाँ पर चितोसे को कुछ उल्टा सीधा कह देते और खामखा यहाँ पर काफी ड्रामा हो जाता। लेकिन छोड़ो इस सारी बातों को, अभी तक तो काफी कुछ स्मूथली चल रहा था। तो यहाँ पर फेस्टिवल का पहला दिन एंड होता है युता के कॉन्सर्ट के साथ जिसमें कि सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे और खासकर लड़कियां। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। हाँ मैं मानता हूँ कि आज का एपिसोड काफी छोटा था क्योंकि इस एपिसोड के अंदर कुछ ज्यादा था ही नहीं। बस इस एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से अमाने और माहिरो दोनों ही काफी जेलिस थे लेकिन फिर भी यहाँ पर एक दूसरे पर विश्वास था इन लोगों को, जिस वजह से वो लोग यहाँ पर काफी अच्छे से अपने अपने रोल को निभा पाते हैं और काफी अच्छे से यहाँ पर उनका मेड कैफे भी चल रहा था। लेकिन एक दिक्कत होती है जिसकी वजह से ये लोग बाहर चले जाते हैं। वहाँ पर इन लोगों को इत्सुकी के पापा मिलते हैं जो यहाँ पर माहिरो को देखकर काफी खुश थे लेकिन वो यहाँ पर अंदर ही फील कर रहे थे कि काश उनको यहाँ पर इत्सुकी के लिए भी माहिरो जैसी लड़की मिलती। लेकिन हमें यहाँ पर पता है कि इत्सुकी यहाँ पर चितोसे को पसंद करता है जो कि यहाँ पर उसके पापा की पसंद से बिल्कुल उल्टी है। तो फिर आखिर पता नहीं आगे क्या होगा। अब हमें यहाँ पर सीधा ही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अगले दिन स्कूल फेस्टिवल को देखने के लिए अमाने के पेरेंट्स भी आ रखे होते हैं। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि वो अमाने से ज्यादा तो माहिरो से मिलना चाहते थे, बल्कि अमाने तो यहाँ पर चाहता भी नहीं था कि ये दोनों यहाँ पर उससे मिलने के लिए आए क्योंकि उसे भी पता है कि वो यहाँ पर उससे मिलने नहीं आ रहे बल्कि माहिरो से मिलने के लिए आ रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पर स्कूल में किसी के भी पेरेंट्स नहीं आने वाले थे। लेकिन जैसे कि यहाँ पर अमाने की मम को माहिरो को देखना ही था कि आखिर वो मेड ड्रेस के अंदर कैसी लगती है। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल में घूम रहे होते हैं। वहाँ पर ये लोग यहाँ पर इत्सुकी और चितोसे से मिलते हैं और यहाँ पर पहले ही मुलाकात में यहाँ पर अमाने की मम और चितोसे तो बिल्कुल जिगरी दोस्ती बन जाते हैं, मानो कि वो पहले से एक दूसरे को जानते हो। और वो दोनों ही यहाँ पर माहिरो के बारे में बातें किए जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर इत्सुकी से अमाने के डैड मिलते हैं जहाँ पर वो उसे थैंक्स कह रहे होते हैं उसके बेटे का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि इत्सुकी एक ऐसा इंसान था जो कि अमाने का सबसे पहला दोस्त बना था। लेकिन यहाँ पर इत्सुकी कह रहा होता है कि आपको मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अमाने भी मेरा उतना ही ख्याल रखता है। और हाँ वैसे भी वो काफी मैच्योर और समझदार है। लेकिन तभी यहाँ पर ये सारी बातें चल ही रही होती है। तभी वहाँ पर इत्सुकी के डैड भी आ जाते हैं जो देखकर तो यहाँ पर इत्सुकी के होश ही उड़ जाते हैं। मतलब कि उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि वो यहाँ पर उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। और वो यहाँ पर सीधा ही चितोसे से कह रहा होता है कि चलो लंच का टाइम हो चुका है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद वो यहाँ पर सीधा ही उसका हाथ पकड़ता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। जो देखकर तो यहाँ पर अमाने के मम डैड काफी कंफ्यूज थे कि आखिर ये लोग यहाँ से क्यों भाग गए अचानक से। अभी अभी तो ये लोग हमसे काफी अच्छे से बात कर रहे थे, आखिर ऐसा क्या हो गया। लेकिन तभी वहाँ पर ये सारी बातों के बीच में उसके डैड आते हैं और फिर कहते हैं कि शायद से वो मुझसे डरकर भाग गया। फिर यहाँ पर अम्मा ने अपने पेरेंट्स को बता रहा होता है कि ये है इत्सुकी के फादर। जिसके बाद यहाँ पर अमाने के डैड और इत्सुकी के डैड दोनों ही आपस में बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही काफी रिस्पेक्टफुल एक दूसरे से बात कर रहे थे। और यहाँ तक कि इत्सुकी के डैड तो ये भी कह रहे होते हैं कि आपका बेटा सच में काफी समझदार है, वैसे भी इतनी कम एज में इतना मैच्योर होना सच में ये काफी बड़ी बात है, काश मेरा बेटा भी ऐसा बन सके। तब यहाँ पर अमाने के डैड उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर आपका बेटा आपको ऐसे देखकर क्यों भाग गया, क्योंकि यहाँ पर ये चीज उन्हें काफी अजीब लगी थी कि आखिर कोई अपने फादर को देखकर ऐसे कैसे भाग सकता है। फिर वो उनसे वापस से पूछ रहे होते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही तो है ना। तब उसके डैड यहाँ पर उन्हें समझा रहे होते हैं कि शायद उसे ऐसा लगा होगा कि मैं सभी के सामने यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ न कुछ खरी खोटी सुरा दूंगा, क्योंकि मैं पहले भी काफी बार उसकी बुराई कर चुका हूँ। तो शायद से इसी वजह से वो नहीं चाहता कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड के आसपास भी रहूं, क्योंकि मैं सीधा ही उनकी रिलेशनशिप के अगेंस्ट हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो भी माहिरो की तरफ देखते हुए कह रहे होते हैं कि शायद से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि आप लोग तो यहाँ पर अपनी बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हैं। जिसके बाद यहाँ पर अमाने की मम्मी कह रही होती है कि आखिर ऐसा क्यों ही ना हो, माहिरो वैसे भी काफी अच्छी है और वैसे भी ये फ्यूचर में हमारी बहू बनने वाली है, तो इस वजह से काफी अच्छा रहेगा कि अगर हम इसे काफी अच्छे तरीके से अभी से ट्रीट करें तो मैं माहिरो से भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मैं अपने बेटे से करती हूँ। तब यहाँ पर इत्सुकी के डैड भी कह रहे होते ये सुनकर कि हाँ वैसे काफी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर फर्क ये है कि माहिरो और चितोसे के अंदर काफी डिफरेंसेस हैं। जैसे कि माहिरो काफी समझदार है, पोलाइट है और उसे पता है कि आखिर कहाँ पर कैसे बिहेव करा जाता है। लेकिन मेरा बेटा आपके बेटे की तरह काफी समझदार नहीं है, उसे बिल्कुल भी लड़कियों की समझ नहीं है। वो किसी ऐसी लड़की को डेट कर रहा है जिसका तमीज के साथ दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। वो हमारे घर की बहू बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है और वैसे भी वो लड़की उसे बर्बाद कर रही है। और आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आखिर आपके बेटे में और मेरे बेटे में कितना डिफरेंस है। तभी यहाँ पर उसकी मम्मी यहाँ पर कह रही होती है आखिर उसके अंदर क्या कमी है। वैसे तो मैं भी चितोसे से मिली हूँ और मुझे तो लगा कि वो काफी अच्छी लड़की है, वैसे भी वो तो मुझसे मिलते ही काफी ज्यादा घुल मिल गई थी और वैसे देखकर तो लगता ही है कि वो आपके बेटे से काफी प्यार भी करती है, तो आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तब यहाँ पर अमाने के डैड
भी उसे समझाते हुए कह रहे होते हैं कि आपको भी अपने बेटे की डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो किस लड़की को पसंद करता है वो बिल्कुल उसके ऊपर ही है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप उसके डैड हैं और आपको भी अपने बेटे की परवाह है, लेकिन अगर आप ऐसे ही उसके ऊपर फोर्स करते रहेंगे तो वो ऐसे ही कर आपसे काफी दूर चला जाएगा। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर उन्होंने भी बीच में कह रहा होता है कि मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको लगता है कि चीतों से काफी बदतमीज और बहुत ज्यादा मुंह चलाने वाली लड़की है, और हाँ, शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा करता था, लेकिन आपको साथ में ये भी देखना चाहिए कि वो इत्सुकी के लिए कितनी मेहनत कर रही है, यहाँ तक कि वो तो उसके साथ रहने के लिए पढ़ने तक तैयार हो जाती है। मैं बस आपसे एक ही चीज चाहता हूँ कि आप शांति से जाकर एक बार उससे मिले, तो आप भी यहाँ पर समझ पाएंगे कि आखिर वो कैसी है, और वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा कि आपको लगता है। और ये सुनकर तो हम देख ही सकते हैं यहाँ पर इत्सुकी के डैड काफी शौक होते हैं और वो कहती है कि आखिर वो लड़की कैसी है और कैसी नहीं। अभी तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन अब यहाँ पर आप सभी लोगों की बातों सुनकर मुझे लगता है कि मेरा बेटा सही रास्ते पर ही चलेगा, और जैसे कि तुम मेरे बेटे के साथ ही हो तो ऐसे ही तुम मेरे बेटे का ख्याल रखते ही रहना। और इतना कहने के साथ वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम यहाँ पर अगले सीन में देख ही सकते हैं यहाँ पर माहिर और अमाने दोनों ही एक साथ बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर वो लोग यहाँ पर इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर इत्सुकी के डैड चितोसे को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। हालांकि यहाँ पर अमाने समझ सकता है कि वो काफी अमीर परिवार से हैं, जिस वजह से वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली का नाम नीचे न डूबे, लेकिन फिर भी अपने बेटे को फोर्स करना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर माहिर ये सुनकर कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके डैड पूरी तरीके से गलत हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि उनका तरीका गलत है कि वो अपने बेटे को फोर्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वो इसी वजह से कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि अपने बेटे की उन्हें परवाह है। वो चाहते हैं कि उनका बेटा लाइफ में कुछ अच्छा करे और किसी गलत रास्ते के ऊपर न भटक जाए। हाँ, उनका तरीका तो गलत है, लेकिन उनकी नीयत बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर माहिर ऐसा इसी वजह से बोल रही है क्योंकि इसके पेरेंट्स ने कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और कभी भी माहिर की परवाह नहीं की कि आखिर वो किसे डेट करती है, किसके साथ घूमती है और क्या खाती है। उन्हें कभी भी ये सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और फिर चाहे हमें यहाँ पर इत्सुकी के डैड ऐसे देखने में काफी बुरे लगे, लेकिन यहाँ पर माहिर के लिए इतना भी काफी होता, क्योंकि माहिर को तो कभी भी कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी बातें करने के बाद ये लोग यहाँ पर वापस से मेड कैफे के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर उसकी मम तो माहिर को देखकर काफी खुश होती है, यहाँ तक कि वो तो उसे सीधा ही पकड़कर बैठी जाती है, जो देखकर यहाँ पर अमाने भी अपनी मम को हटा देता है और कहता है कि आप ऐसे किसी भी मेड को नहीं छू सकते। लेकिन आखिर यहाँ पर उसकी मम भी यहाँ पर उसकी कैसे ही सुनने वाली थी और वो कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ, तो इसी वजह से तुम मुझे नहीं रोक सकते। तब अमाने यहाँ पर उन्हें समझ रहा होता है कि अभी हम दोनों की शादी नहीं हुई है, तो इस वजह से आपकी बेटी नहीं हो सकती। और फिर यहाँ पर कहीं जाकर उसकी मम पीछे हटती है और वहीं पर यहाँ पर यूता भी आ जाता है, जहाँ पर यूता भी अमाने की मम को देखकर उनकी तारीफ कर रहा होता है, इतना ज्यादा कि बाद में यहाँ पर अमाने को खुद में ही पीछे आना पड़ता है यहाँ से यूता को हटाने के लिए। फिर यहाँ पर ऐसे ये लोग सभी लोग साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं और फिर लास्ट में यहाँ पर फेस्टिवल के खत्म होने के बाद ये सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर सेलिब्रेट भी करते हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर काफी अच्छा हुआ था। और यहाँ पर सभी लोग साथ में मिलकर गाना गाते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं और यहाँ पर खाना भी खाते हैं। और फिर यहाँ पर सभी लोग के साथ एंजॉय करने के बाद इत्सुकी और अमाने थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर अमाने भी फाइनली उससे पूछ ही लेता है कि आखिर तुम्हारे डैड चितोसे के अगेंस्ट क्यों है, वो चितोसे को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। और मैं आज यही चीज को लेकर माहिर से बात कर रहा था, तब उससे बात करने के बाद मुझे भी ये चीज को रियलाइज हुआ कि तुम्हारे डैड को तुम्हारी काफी परवाह है, लेकिन अगर उन्हें तुम्हारी इतनी परवाह है तो फिर वो तुम्हें खुश क्यों नहीं देखना चाहते। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत टाइम से यही चीज बताते आ रहे हो कि तुम्हारे पेरेंट्स उसके अगेंस्ट हैं, लेकिन तुमने कभी भी मुझे रीजन नहीं बताया कि आखिर वो चितोसे के अगेंस्ट क्यों हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये सुनने के बाद यहाँ पर इत्सुकी थोड़ा सा मायूस लग रहा होता है, लेकिन फाइनली वो यहाँ पर अमाने को वो रीजन बता देता है क्योंकि अमाने उसका खास दोस्त है और वो कहता है कि डैड हमेशा से ऐसे नहीं थे। दरअसल मेरा एक बड़ा भाई था जो कि मुझसे पूरे 8 साल बड़ा है। जैसे कि हम लोग एक अमीर परिवार से हैं, तो सारी जिम्मेदारियां मेरे बड़े भाई के ऊपर आ गई और मेरे डैड चाहते थे कि मेरा भाई काफी परफेक्ट बने और सभी लोगों के साथ काफी अच्छा रहे और ऐसे ही फैमिली का नाम और भी आगे बढ़ाए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर मेरे बड़े भाई को एक लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने सारी जिम्मेदारियों को निभाने से मना कर दिया, क्योंकि मेरा बड़ा भाई ये चाहता था कि वो कहीं और जाकर अपनी जिंदगी को शांति से बिताए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिस वजह से वो भी एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर छोड़कर चले जाते हैं। जिस वजह से यहाँ पर मेरे डैड को काफी बड़ी ठेस पहुंची है, क्योंकि उनके नजरिए से देखा जाए तो किसी लड़के ने आकर उनके बेटे को उनसे छीन लिया है। तो अब जैसे कि यहाँ पर मेरा बड़ा भाई चाह चुका था, तो परिवार की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आने वाली थी। तब वो चाहते थे कि अब उनका अगला वारिस मैं बनूं, जिस वजह से वो मुझे लेकर काफी सख्त हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं हर चीज के अंदर काफी परफेक्ट रहूं। और जब बात मेरी डेट की आती थी तो वो हर बार मुझे मना कर देते थे और वो चितोसे को भी काफी सुनाया करते थे, क्योंकि उनके नजरिए से देखा जाए तो चितोसे मुझे उनसे चुरा लेगी, जैसे कि उस लड़की ने मेरे बड़े भाई को मेरे फादर से छीन लिया, जिस वजह से मेरे डैड को लगता है कि मैं इसी चक्कर में बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन असली मुसीबत तो ये थी भी नहीं, और जैसे कि इतना काफी नहीं था, तो एक दिन यहाँ पर चितोसे को 2-3 लड़कियां बुली कर रही थी, क्योंकि वो लड़कियां वहाँ पर मुझे पसंद किया करती थी। लेकिन अब मैं यहाँ पर चितोसे को डेट कर रहा था, जिस वजह से वो लड़कियां यहाँ पर चितोसे को सीढ़ियों से धक्का दे देती हैं और उसे बचाने के चक्कर में यहाँ पर मुझे चोट लग गई थी। और उसी दिन के बाद से मेरे डैड तो उसे देखना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि चितोसे की वजह से मुझे चोट लग गई थी और अगर मैं उसके साथ रहा तो पता नहीं मेरा क्या ही नुकसान हो जाएगा। हालांकि उस चीज के अंदर चितोसे की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसी दिन के बाद से मेरे डैड मुझसे काफी अगेंस्ट हो गए और
अब मैं पूरी तरीके से समझ चुका हूँ कि आखिर इत्सुकी के डैड उसके इतने खिलाफ क्यों थे। लेकिन ये बात यहाँ पर इत्सुकी ने चितोसे को अभी तक नहीं बताई है। तो यहाँ पर अमाने भी वादा करता है तो वो ये बात यहाँ पर चितोसे को तो क्या माहिरो को भी नहीं बताएगा। जिसके बाद यहाँ पर ये सारी बातें होने के बाद अमाने यहाँ पर वापस अपने घर चले जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर माहिरो काफी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। जहाँ पर वो कह रही होती है कि जब मैं कैरियोके के टाइम वॉशरूम गई थी वहाँ पर कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि आखिर तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। यहाँ तक कि मेड कैफे के अंदर भी कई लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि किस तरीके से तुम उनके टाइप के हो। और सच बताओ तो मुझे वो सारी चीजें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई और लड़कियां तुम्हारे बारे में बात करें। लेकिन अमाने सुनने के बाद उसे समझाते हुए कह रहा होता है कि तुम ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान मत दो, जैसे कि मैंने नहीं दिया। तुम्हें पता तो है ना कि चाहे वो कितनी भी ऐसी बातें कर ले, मैं बस तुम्हारा ही हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे किस कर लेता है और फिर यहाँ पर फाइनली माहिरो भी उसे हक कर लेती है और कहती है कि मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या मैं आज यहाँ पर तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ। और आखिर अमाने भी यहाँ पर क्यों ही उसे मना करेगा। तो यहाँ पर वो उसे कह देता है कि हाँ तुम यहाँ पर आज रात रुक सकती हो। अब हमें यहाँ पर जैसे कि पता है कि स्कूल फेस्टिवल खत्म हो चुका था और अमाने के मॉम डैडी यहाँ पर किसी होटल में रुक चुके थे। लेकिन यहाँ पर माहिरो तो थोड़ी सी जेलिस थी क्योंकि स्कूल फेस्टिवल के दौरान यहाँ पर सारी लड़कियां अमाने के ऊपर लाइन मार रही थी, जो देखकर यहाँ पर माहिरो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो इसी वजह से वो यहाँ पर अमाने से चिपक जाती है और वो अमाने से कह रही थी आज मुझे घर पर नहीं जाना, क्या मैं आज यहाँ पर तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ। लेकिन वैसे यहाँ पर अमाने को तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, पर फिर भी यहाँ पर हिचकिचाते हुए कह रहा होता है क्या ये सही रहेगा कि हम दोनों यहाँ पर एक ही कमरे के अंदर। फिर यहाँ पर ये सुनकर माहिरो कह रही थी आखिर इसमें कौन सी दिक्कत है, वैसे भी हम दोनों तो कपल्स हैं। जो सुनकर अमाने भी कहते हैं लेकिन हमें अभी यहाँ पर 2 ही महीने हुए हैं, क्या तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हम कुछ ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। पर माहिरो यहाँ पर कह रही थी आखिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हमें वैसे भी 2 महीने हो या फिर 2 साल, वैसे भी हम पहले भी तुम्हारे घर पर कल कर सो चुके हैं, क्या तुम्हें याद नहीं है। तब अमन कहते कि हाँ मुझे याद है, लेकिन तब बात काफी अलग थी। उस वक्त मैं सच में काफी परेशान था और उस वक्त तुमने अचानक से मुझे कडल करने लगी, तो इस वजह से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन इस बार यहाँ पर माहिरो परेशान थी, तो इस वजह से यहाँ पर अमन भी उसे मना नहीं कर पाता और मान जाता है। लेकिन सोने से पहले वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर नहाने के लिए जाएगा और साथ ही वो यहाँ पर माहिरो से भी कह रहा होता है कि तुम भी अपने घर पर जाकर बात ले लो, क्योंकि मेरे पास तुम्हें जैसे कि पता ही है कि मेरे पास शैम्पू वगैरह नहीं है। फिर यहाँ पर माहिरो डायरेक्टली तो नहीं कहती, लेकिन वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है चितोसे और इत्सुकी दोनों ही साथ में बात लेते हैं। जो सुनकर अमन भी कहता है कि हाँ वो तो नहाते हैं, वैसे भी वो लोग हमेशा एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। तब माहिरो भी कहती है कि मुझे भी इसी वजह से अपने घर पर नहीं जाना, तो फिर आखिर कैसा रहेगा कि हम दोनों साथ में ही नहा लें। लेकिन यहाँ पर अमन अभी उसके साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ होता, तो वो उसे वापस से पूछा क्या सच में तुम्हें मेरे साथ नहाना है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तब अमन कहती कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, हम पूरे कपड़े नहीं उतारेंगे, मैं साथ में यहाँ पर स्विमिंग सूट पहन कर आऊंगी। फिर हम ऐसा सोचेंगे कि हम यहाँ पर कहीं बीच पर आए हुए हैं। जिसके बाद यहाँ पर माहिरो के इतना कहने की वजह से यहाँ पर अमन भी मान जाता है। जिसके बाद यहाँ पर अमन बाथरूम में वेट कर रहा होता है माहिरो का, और यहाँ पर फाइनली माहिरो भी आ जाती है, वो भी ब्लैक वाला स्विमिंग सूट पहनकर। शायद आपको याद होगा तो पता होगा कि चितोसे ने पहले हमें बताया था कि उसने यहाँ पर माहिरो के लिए एक स्विमिंग सूट लिया है और वो सूट यहाँ पर सिर्फ अमन को वो दिखाना चाहती है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो इसी सूट की बात कर रही थी और ये माहिरो ने अपने लिए नहीं खरीदा था, बल्कि चितोसे ने उसे लिवाया था ताकि अमन ने उसके प्यार में और भी ज्यादा गिर जाए। और अब तो यहाँ पर अमन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो चितोसे को थैंक्स है या फिर गाली दे। जिसके बाद वो यहाँ पर बात काटने के लिए कह रहा होता है तो फिर चलो मैं यहाँ पर मेरे बालों को धो लेता हूँ। पर माहिरो उसे रोकते हुए कह रही थी जरा रुको, ये चीज मुझे करने दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे बालों के साथ खेलना काफी पसंद है, मतलब कि सर के। जिसके बाद वो भी यहाँ पर उसके बाल बनाने लग जाती है, जहाँ पर वो यहाँ पर अमन के बालों के साथ खेल रही होती शैम्पू लगाते हुए। और अमन यहाँ पर सिर्फ यही चीज को लेकर काफी शर्मा रहा होता है और इतना काफी नहीं था कि वो यहाँ पर इसके पूरी बॉडी के ऊपर साबुन भी लगा देती है। और माहिरो को तो यहाँ पर ऐसी चीजों को करने के अंदर काफी मजा आ रहा था और वो साथ ही यहाँ पर नहाते हुए पुरानी बातें भी करने लगते हैं कि एक बार जब माहिरो के पैर के अंदर यहाँ पर मोच आ गई थी तो वो उसे अपने पीठ पर उठा कर गया था। और ऐसे ही काफी सारी पुरानी बातें ये लोग कर रहे होते हैं और फाइनली ये लोग यहाँ पर वापस से बाथटब में आ जाते हैं। तब यहाँ पर माहिरो अमाने से मजाक मजाक में पूछ रही होती है कि जब हम लोग यहाँ पर इस बाथटब से बाहर निकलेंगे तब क्या मुझे एक किस मिल सकती है, और आखिर इस चीज के अंदर अमाने मना क्यों ही करेगा। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर नहाकर बाहर चले जाते हैं। फिर हम सीधा यहाँ पर बेडरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये लोग साथ में बैठे हुए होते हैं। ये लोग यहाँ पर सोने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये लोग यहाँ पर इस बिल्ली के ऊपर जो की माहिरो ने उसे गिफ्ट की थी उसके ऊपर एक कपड़ा रख देता है। हालांकि जैसे कि हमें पता है कि वो एक खिलौना था, पर फिर भी यहाँ पर अमाने को अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो उन्हें घूर रहा होता है। तब यहाँ पर इस चीज को देखकर माहिरो भी उसका मजाक उड़ाते हुए कह रही होती है कि तुम सच में एक बच्चे की तरह हो, आखिरकार ऐसी चीजें कौन करता है बोला। जिसके बाद यहाँ पर अमाने भी कह रहा होता है कि क्या कहा मैं बच्चा हूँ, आखिर तुम्हारी बात करो, आखिर तुम्हारा क्या, तुम तो अभी तक स्टफ टॉय को लेकर सोती हो। जिस पर माहिरो कहती मैंने कहा था कि हम लोग इस बात के ऊपर बात नहीं करेंगे। फिर फाइनली ये लोग यहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर जैसा कि यहाँ पर अमाने उससे वादा किया था तो वो भी यहाँ पर इसे किस दे देता है। और जैसे कि हमें पता ही है कि ये लोग यहाँ पर किस करने के अंदर काफी टाइम निकाल देते हैं। इस कहानी के अंदर तो आधी कहानी किस करने में ही निकल गई, लेकिन कोई बात नहीं, इसके आगे हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर 3-4 बार और भी किस करते हैं। तो फिर यहाँ पर फाइनली काफी सारे किस करने के बाद अमन यहाँ पर माहिरो से कह रहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है, ये थोड़ा सा स्टूपिड तो है लेकिन मुझे तुमसे पूछना है। तब माहिरो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जो भी पूछो मैं जवाब दूंगी। जिस पर यहाँ पर अमन कह रहा होता है कि मुझे तुम्हें कडल करना है। और ये सुनकर यहाँ पर माहिरो का भी ब्लश करने लगती है। आखिर इन लोगों को किस करने में कुछ भी नहीं हो रहा होता और आखिर कडल करने में इन लोग क्या ही आ रहा होता है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर उसका पूरा ही मुंह बिल्कुल लाल हो चुका होता है। फिर हमें सीधा यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माहिरो ने यहाँ
यहाँ पर अमाने के लिए काफी अच्छा खाना बनाया हुआ होता है सुबह सुबह। और यहाँ पर सीधा सुख के अमाने को रियलाइज होता है कि उसने यहाँ पर कल रात को माहिरो के साथ क्या किया था, मतलब कुछ और नहीं बल्कि वो यहाँ पर माहिरो की गर्दन पर दिखता है जहाँ पर एक निशान होता है। सच बताना आप लोगों ने क्या सोचा था कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ पर जो स्किन एक पर निशान था वो बिल्कुल अमाने ने उसे दिया था। फिर ये चीज को देखकर अमाने उससे माफी मांग रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। जहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर अमाने की मदर तो सीधा ही माहिरो को जाकर चिपक जाती है और उसे कह रही थी कि मुझे पूरा एक दिन हो गया तुमसे मिले, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें कितने मिस कर रही थी, तो आज इसी वजह से तुम मेरे साथ पूरा दिन रहोगी। जहाँ पर अमाने भी अपनी मम को ऐसे देखते हुए कह रहा होता है कि आप उसे परेशान मत कीजिए, आप तो काफी अजीब हरकतें कर रही हैं। जिसके बाद यहाँ पर माहिरो से कह रहा होता है कि अगर वो तुम्हें काफी परेशान करे तो तुम उन्हें धक्का दे सकती हो, मतलब कि उन्हें दूर कर सकती हो। पर माहिरो कहती है कि मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है और वैसे भी मुझे इनके साथ काफी मजा आता है। जिसके बाद यहाँ पर उसकी माँ भी अमाने का मजाक उड़ाते हुए कह रही होती है कि तुमने जरा देखा माहिरो कितनी अच्छी बेटी है और यही रीजन है जिसकी वजह से मैं माहिरो को तुमसे ज्यादा पसंद करती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर माहिरो और उसकी माँ वहाँ से घूमने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर इन लोग जाने के बाद यहाँ पर अमाने के डैड उससे कह रहे होते हैं, वो यहाँ पर कह रहे होते हैं जैसे कि तुम्हारी मम दिखाती है वैसी वो नहीं है, अगर सच बताओ तो वो अंदर से काफी अकेली है। लेकिन अमाने को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं और आखिर वो यहाँ पर मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर उसकी डैड कह रहे होते तुम्हारी मम तुमसे काफी प्यार करती है, पर जब से तुम यहाँ पर आ गए हो, मतलब कि वो जब से घर पर अकेली हो गई हैं, तो उस वजह से वो यहाँ पर अकेली काफी उदास हो चुकी थी। हमें मानता हूँ कि अब वो काफी बड़ी हो चुकी है, तो इस वजह से वो अपनी उदासी को छुपा सकती है। लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो सच में अब काफी खुश है जब से कि उसे पता चला है कि माहिरो जैसी लड़की तुम्हारे साथ है। और साथ ही यहाँ पर उसके डैड भी उसे बताने लग जाते हैं कि अगर सच बताओ तो मेरी और तुम्हारी मम की लव स्टोरी भी बिल्कुल वैसी है जैसे कि तुम्हारी और माहिरो की है, क्योंकि मैं भी पहले तुम्हारी तरह इंट्रोवर्ट टाइप का ही था, मैं भी कुछ ज्यादा नहीं बोला करता था और वो तुम्हारी मम ही थी जिन्होंने मेरे पास आकर अपनी फीलिंग को कन्फेस किया था। जिसके बाद यहाँ पर काफी सारी बातें होती हैं और यहाँ पर फाइनली उसके डैडी यहाँ पर अमाने की शादी के बारे में उससे बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो सिर्फ उसे इतना ही समझा रहे होते हैं कि तुम और बेटे सिर्फ तभी तक हो जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, क्योंकि इसके बाद तुम और तुम्हारी वाइफ की फैमिली बिल्कुल अलग हो जाएगी, तो तब तक हम तुम्हारी जितनी मदद कर सकते हैं तो हमें करने दो। और फिर यहाँ पर ये सुनने के बाद तो अमाने भी अपनी और माहिरो की शादी के बारे में सोचने लग जाता है कि उसे भी यहाँ पर जल्दी स्कूल और कॉलेज खत्म करने के बाद कोई अच्छी जॉब को ढूंढना ही पड़ेगा ताकि वो अपनी शादी के लिए पैसे बचा सके। तो हम सीधा यहाँ पर अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर अमाने और माहिरो दोनों यहाँ पर स्कूल जा रहे होते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम यहाँ पर एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर अमाने किदो को कॉल लगाता है और वो उसे कहता है क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हो। और किदो यहाँ पर थोड़ी सी हैरान होती है और कहती है क्या काम है तुम्हें। जहाँ पर अमाने उससे कहता है कि मुझे एक पार्ट टाइम जॉब की जरूरत है। और यहाँ पर किदो तो अपने मन में ही सोच रही होती है कि आखिर काम क्यों करना चाहता है, अभी तो स्कूल में ही है। जिसके बाद अमाने यहाँ पर उसे समझा रहा होता है कि मैं किसी रीजन की वजह से पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ, मुझे माहिरो को एक गिफ्ट देना है। जहाँ पर किदो ये सुनकर थोड़ी सी हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुम्हें उससे कौन सा गिफ्ट देना है और ना ही उसका बर्थडे आ रहा है और ना ही कोई स्पेशल दिन। जिसके बाद अमाने कहता है कि मैं उस गिफ्ट को हमारे स्कूल खत्म होने के बाद दूंगा। और ये सुनकर यहाँ पर किदो थोड़ी सी क्यूरियस हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम उसे ऐसा क्या देने वाले हो, कम से कम तुम मुझे तो बता ही सकते हो। फिर यहाँ पर अमाने उसे बताने के लिए तैयार तो हो ही जाता है क्योंकि यही थी जो कि उसकी जॉब लगवाएगी। लेकिन फिर भी वो सामने से उससे एक वादा ले लेता है कि वो ये चीज को किसी को भी न बताए और खासकर तो माहिरो को। जिसके बाद वो उसे कहता है कि वो माहिरो के लिए एक रिंग खरीदेगा ताकि जब हमारा स्कूल खत्म हो जाएगा तब मैं सीधा ही उसे प्रपोज कर पाऊँ। हालांकि उसके डैड ने उससे कहा था कि वो सारे खर्चे उठा लेंगे, लेकिन फिर भी अमाने अपने पैसों से यहाँ पर माहिरो को रिंग देना चाहता है। फिर हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग वापस स्कूल जा रहे होते हैं। तब यहाँ पर अमाने माहिरो से कह रहा होता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करने वाला है और इस वजह से हो सकता है कि मुझे घर आने में थोड़ा सा लेट हो जाए, तो फिर तुम इसी वजह से मेरा इंतजार मत करना। और हम देख ही सकते हैं ये सुनने के बाद माहिरो थोड़ी सी उदास हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसा होगा तो हम ज्यादा नहीं मिल पाएंगे, मतलब कि साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। पर अमाने कहता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं इस पार्ट टाइम जॉब को करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं वादा करता हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा यानी कि मेरी छुट्टी होगी तब मैं पूरा ही दिन तुम्हारे साथ गुजारूंगा। तब माहिरो यहाँ पर फिर से कहती है कि मैं तुम्हारे काम करने के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर बस तुम मुझे इतना ही बता दो क्या ही तुम अचानक से काम करना क्यों चाहते हो, अभी तो तुम स्कूल में ही हो। पर अमाने सिर्फ उससे इतना ही कहता है कि ये एक सरप्राइज है, मैं इस चीज के बारे में तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर माहिरो भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करती और इस बात के लिए मान जाती है। फिर स्कूल में जाने के बाद यहाँ पर इत्सुकी भी यहाँ पर थोड़ा सा हैरान होता है और वो यहाँ पर ये चीज को नोटिस करता है कि ये दोनों यहाँ पर आज थोड़े अलग अलग लग रहे हैं और वो सीधा ही यहाँ पर अमाने से पूछ लेता है कि तुम दोनों को क्या हो गया। और यहाँ पर अमाने भी उसे बता ही देता है कि वो माहिरो के लिए रिंग लेने वाला है और साथ ही मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना चाहता हूँ ताकि मैं माहिरो के काबिल बन पाऊँ। पर तभी ऐसी सारी बातें चली रही होती है, तभी उनके सामने यहाँ पर किदो आ जाती है और वो यहाँ पर सीधा ही अमाने से कह रही होती है मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब को ढूंढ लिया है। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी आंटी एक कैफे चलाती है और वैसे भी उन्हें वहाँ पर एक यंग लड़के की जरूरत थी, तो फिर तुम इसी वजह से वो जगह को ले सकते हो। जहाँ पर अमाने भी सुनकर उसे थैंक्स कहता है उसकी मदद करने के लिए। तब किदो कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर जैसे यहाँ पर अमाने अपने घर पर जाते तो वहाँ पर वो देखते ही वहाँ पर कोई भी नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ उसके डैड होते हैं क्योंकि माहिरो ने उसे पहले ही बता दिया था कि माहिरो अमाने की मम और चीतो से वो तीनों जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। और अमाने को यहाँ पर पहले से पता था कि चीतो से और अमाने की मम दोनों यहाँ पर पक्का ही माहिरो के कानों को भरेंगी, वो दोनों साथ में यहाँ पर उसे ऐसी ऐसी टिप्स देंगी जिससे कि बाद में मैं ही एम्बेरेसिंग फील करूंगा। तो इसी बीच यहाँ पर वो भी यहाँ पर अपने डैड के साथ खाना बनाने की तैयारी करने लग
देता है। और फिर जैसे वो लोग यहाँ पर वापस घर आ जाते हैं शॉपिंग करने के बाद, तब वो नोटिस करता है कि उसका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि यहाँ पर उसको एम्बेरेसिंग फील करवाने के लिए माहिर उसके लिए गिफ्ट लेकर आती है। और ये चीज अगले दिन यहाँ पर इत्सुकी को भी पता चल ही जाती है। हालांकि ये चीज यहाँ पर इसे चितोसे ने बताई होती है और वो यहाँ पर उसे पूछ रहा होता है कि आखिर उस गिफ्ट के अंदर क्या था, जहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि अमा ने यहाँ पर इस चीज को बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन जैसे कि वो उसका यहाँ पर काफी अच्छा दोस्त था, इस वजह से उसे बता देता है कि माहिर उसके लिए कैट कॉस्ट्यूम को लेकर आई थी। और ये सुनकर यहाँ पर इत्सुकी और भी ज्यादा जोर से हंसने लग जाता है और वो कहता है कि उसमें तो तुम काफी क्यूट लगोगे और साथ ही फनी भी, मैं माहिर से तुम्हारी फोटो मांग लूंगा। लेकिन अमा ने तो ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने माहिर से पहले ही बात कर ली है कि वो मेरी उस कॉस्ट्यूम के अंदर बिल्कुल भी फोटो नहीं लेगी। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पर स्कूल खत्म होता है तब वो यहाँ पर सीधा किदो के साथ चला जाता है। और फिर जैसे वो लोग यहाँ पर कैफे के पास पहुंचते हैं तो हम यहाँ पर देख ही सकते हैं वो कैफे यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा था, वहाँ पर कोई भी कस्टमर्स नहीं थे और साथ ही वो कैफे तो थोड़ी सी सुनसान जगह पर था और शायद से वहाँ पर इतने लोग आते भी नहीं होंगे। तब यहाँ पर किदो भी अमाने से कहते कि हाँ यहाँ पर इतने कुछ ज्यादा लोग नहीं आते हैं, लेकिन देखा जाए तो वैसे भी ये काफी अच्छा ही है, क्योंकि अगर यहाँ पर यंग लड़कियां आएंगी तो माहिर यहाँ पर तुम्हें काम नहीं करने देगी। और फिर कहती कि इसके अंदर मेरा भी एक फायदा है, कम से कम सोचांग तुम्हारे साथ बातें भी कर लेगा। और अमाने यहाँ पर सोचने लगता है सोचांग कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं। तब यहाँ पर वो भी उसे पूरी बात बताने लग जाती है कि सोचांग भी यहाँ पर तुम्हारी तरह ही काम करता है और साथ ही वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। वो बाकी लोगों के साथ काफी कम बोलता है और कुछ भी दोस्तों को नहीं बनाता है, मतलब कि उसके दोस्त काफी कम है। तो मुझे काफी अच्छा लगेगा कि तुम दोनों एक साथ काम करोगे और साथ ही इसी वजह से तुम दोनों की काफी अच्छी दोस्त भी हो जाएगी। तो फिर तुम मेरे लिए उसका ध्यान रखना और माफ करना, मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो रही हूँ। पर अमा ने कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी अच्छा ही है कि मैं किसी ऐसे के साथ काम करूंगा जिसको मैं पहले ही जानता हूँ। फिर यहाँ पर किदो अंदर जाकर यहाँ पर अपनी आंटी को बुलाने लग जाती है और जैसे कि हमने आगे देखा था किदो ने कहा था कि उसकी आंटी का एक कैफे है, तो मुझे लगा था कि उसकी आंटी काफी बूढ़ी होगी, लेकिन जरा आप लोग देखो किस एंगल से आपको आंटी लग रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर उसकी आंटी किदो से कह रही होती है कि जरा देखो कौन आया है, तुम तो यहाँ तक मेरे पास आती भी नहीं हो, तुम्हें पता भी है मैं कितना मिस करती हूँ तुम्हें और साथ ही मैं कितना अकेला फील करती हूँ यहाँ पर। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अपनी आंटी की याद नहीं आती? और ये देखने के बाद तो अमा यहाँ पर थोड़ा सा हैरान होता है और सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर किदो अपनी आंटी से मिलने के लिए क्यों नहीं आती। तो यहाँ पर किदो भी उनकी बात काटते हुए कह रही होती है कि अगर मैं यहाँ पर आऊंगी तो मैं सोचांग के साथ ही टाइम वेस्ट करती रहूंगी, मतलब कि उसके पीछे ही लगी रहूंगी, जिस वजह से आपके कैफे को काफी नुकसान होगा, जिस वजह से वो भी यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा। तब यहाँ पर उसकी आंटी भी स्माइल करते हुए कह रही होती है कि क्या कह रही हो, मुझे दिक्कत होगी? आखिर तुम्हें बताओ मुझे क्या ही दिक्कत होगी, बल्कि मैं तो काफी खुश होंगी कि कोई कपल है जो कि मेरे कैफे के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। तुम्हें पता तो है ना कि जब भी मैं कपल को साथ में देखती हूँ तब मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। और अमा यहाँ पर समझ जाता है कि आखिर किदो यहाँ पर क्यों नहीं आती, क्योंकि हम यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर उसकी आंटी तो यहाँ पर उसकी रिलेशनशिप के अंदर कुछ ज्यादा ही अंदर घुस रही है। जिसके बाद यहाँ पर उसकी आंटी यहाँ पर अमाने की तरफ देखती है, लेकिन हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं वो यहाँ पर काफी सीरियस लग रही थी और वो यहाँ पर किदो से कहती है क्या ये वही लड़का है अमाने जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? तब यहाँ पर किदो भी ये सुनकर काफी खुश होती है, कम से कम यहाँ पर उसके बारे में बात हटकर यहाँ पर अमाने के बारे में बात कर रही है उसकी आंटी। तब वो कहती कि हाँ मैंने इसी के बारे में बात की थी और यही है अमाने जिसको कि आपकी शॉप के अंदर पार्ट टाइम जॉब करनी है। और मैं आपको बता दूं ये काफी होशियार और काफी समझदार है और ये चीज की गारंटी आपको मैं देती हूँ। और फिर वो यहाँ पर अमाने को भी अपनी आंटी से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि इनका नाम है फूमिका। तब यहाँ पर फूमी कह रही होती कि अगर किदो ने तुम्हें चुना है तो फिर सच में तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगी, क्योंकि सच में उसे लोगों की काफी परख है। लेकिन इससे पहले कि हम बात को स्टार्ट करें तो मुझे पहले बता दो कि तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। और हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर तो फूमी काफी सीरियस थी, क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सोचेन और किदो के बीच में यहाँ पर कोई भी आए। लेकिन फिर जब यहाँ पर अमा ने उनसे कहता है कि उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है और वो यहाँ पर उसी के लिए काम करने आया है, तब यहाँ पर फूमी चैन की सांस लेती है और कहती है कि सच में मैं तो थोड़ी देर के लिए डर ही गई थी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती सोचेन और किदो के बीच में कोई भी और आए। तब अमा ने कहता है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको बता दूं कि ये बस मेरे लिए एक काफी अच्छी दोस्त है और साथ ही मैं यहाँ पर इसीलिए काम करने के लिए आया हूँ ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को एक ग्रीन गिफ्ट कर सकूं। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो यहाँ पर फूमी और भी एक्साइटेड हो जाती है और वह सीधा यहाँ पर अमाने का हाथ भी पकड़ ही लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेती हूँ, तुम इस इंटरव्यू के अंदर पास हो गए हो। तब किदो भी यहाँ बीच में आकर कहती है कि आखिर इंटरव्यू स्टार्ट कब हुआ। और फिर किदो यहाँ पर अपनी आंटी से कह रही होती है कि आप इसको बिल्कुल भी परेशान मत करना, और परेशान करने से मेरा मतलब है कि इसके और माहिरो के रिलेशनशिप के बीच में मत आना और उन लोगों के बारे में कुछ ज्यादा मत पूछना। तब यहाँ पर फूमी कह रही होती है क्या तुम्हें अपनी आंटी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? तुम्हें पता है मैं ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं करती हूँ, मैं बस अमाने से सिर्फ इतना ही पूछूंगी कि आखिर वो लोग मिले कैसे और इसके साथ कुछ और चीजें। तब किदो कहती है क्या ये सारी चीजें आप अपने बिजनेस के लिए कर रही हैं? आप हर बार ये सारी चीजों को बीच में ले आती हो। तब हम देखते हैं कि अमाने ये चीज को सुनकर यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और कहता है कि बिजनेस से क्या मतलब है। जिसके बाद यहाँ पर किदो से बता रही होती है कि मेरी आंटी सिर्फ मजे के लिए कैफे को चला दी है और आखिर पता नहीं इन्होंने ये खोला भी क्यों है, क्योंकि इनका असली काम है बुक्स लिखना। ये एक ऑथर है जो कि रोमांटिक नॉवेल्स को लिखती है और इसी वजह से जब भी ये कपल्स को देखती हैं तब ये कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और कैसे भी कर उनके बारे में जानने की कोशिश करती हैं ताकि ये वो सारी चीजों को अपनी बुक्स के अंदर लिख सके। और अगर बात कर रही है कैफे की तो वो इन्होंने सिर्फ टाइम पास के लिए ही खोल रखा है। फिर यहाँ पर किदो फूमी से कह रही होती कि अभी आपके
हवाले हुआ और साथ ही इसको टाइम से सैलरी जरूर दे देना। फिर जैसे हम देखते हैं कि वापस अब अमाने जब अपने घर आ जाता है तब हम देखते हैं कि माहिरो यहाँ पर उसका वेट कर रही थी और वापस यहाँ पर घर आ जाने के बाद अमन ने यहाँ पर अपनी फ्यूचर वाइफ के बारे में सोचने लग जाता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर कैफे के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर अमन ने माहिरो से कहता है कि मेरी जॉब अब लग चुकी है और यहाँ तक कि मैं कल से जॉब पर भी जाने वाला हूँ। फिर ऐसे ही करते करते ये दोनों यहाँ पर अपने बचपन की बातें करना शुरू कर देते हैं। तब अमन ने कह रहा होता है कि तुम हर बार मेरे बचपन की बातें करती हो पर कभी भी तुमने अपने बारे में मुझे नहीं बताया। तब माहिरो कहते हैं कि क्योंकि मेरे बचपन में कोई भी अच्छी बातें नहीं है, मैं तो सिर्फ अच्छी बच्ची बनने की एक्टिंग किया करती थी ताकि मुझे सभी लोगों से तारीफ मिले, क्योंकि मेरे खुद के पेरेंट्स कभी भी मेरे ऊपर फोकस नहीं किया करते थे। और ऐसा बोलने के बाद यहाँ पर माहिरो का मूड यहाँ पर थोड़ा सा खराब हो जाता है, जो देखकर यहाँ पर अमन ने भी उसे हक कर लेता है। पर माहिरो कह रही थी कि इस चीज से मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्यों चाहे कुछ भी हो अब तुम मेरे साथ हो। और इसी के बाद ये दोनों यहाँ पर साथ में किस कर लेते हैं। जैसे कि हमने आगे देखा था कि ये लोग पहले भी काफी सारी बार किस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये लोग अभी भी यहाँ पर ब्लश कर रहे होते हैं। फिर हमें सीधा यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया है, जहाँ पर अम्मा ने कैफे पर काम करने के लिए आ चुका था। वो यहाँ पर आकर सोचेन से मिलता है और बाकी दो नए लोगों से भी मिलता है, जिनमें से एक का नाम था रीनो और दूसरे का नाम दाइची। और देखने से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों भी कपल हैं, जहाँ पर ये दोनों भी अम्मा से कह रहे होते हैं कि हम जानते हैं कि तुम यहाँ पर नए हो, तो फिर तुम्हें चाहे जो भी दिक्कत हो तुम हमसे पूछ सकते हो। और फिर अम्मा यहाँ पर पूरे दिन यहाँ पर ऐसे काफी ईमानदारी से काम करता है। तो गाइस अब हम देख रहे हैं माहिरो यहाँ पर दोस्त और किदो के लिए कुछ तो बनाकर लाई हुई होती है, जिसे काका सच में ये दोनों तो काफी खुश हो गए थे। जिसके बाद ये दोनों माहिरो से कह रही थी यार तुम्हें अचानक से क्या हो गया, आखिर तुम ऐसी चीजें हमें क्यों खिला रही हो, आज कुछ स्पेशल है क्या। तब माहिरो कह रही थी मैं इस चीज को अमाने के लिए बना रही हूँ, तो उसे खिलाने से पहले मैं तुम्हें एक चखाना चाहती थी ताकि मैं इस चीज को अमाने को खिलाने से पहले और भी बेहतर कर सकूं। लेकिन ये चीज को देखकर तो वो दोनों काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो पहले से भी इतना टेस्टी है, क्या तुम इसे और भी ज्यादा अच्छा बनाना चाहती हो। जिसके बाद दोनों भी यहाँ पर उसे आइडिया दे रहे होते हैं कि आखिर वो इसमें क्या इम्प्रूव कर सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर माहिरो कह रही होती है तुम दोनों को जैसे पता चल गया है तो तुम ये चीज को अमाने को मत बताना। और इसके बाद हमें यहाँ पर माहिरो के रूम का एक सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर फाइनली वो फोटो रिवील होती हुई दिख जाती है, जो कि हमें इसके सीजन 1 में दिखाई गई थी। और हम यहाँ पर दूसरे आगे सीन दिखते हैं, जहाँ पर अम्मा ने भी अपने कैफे अंदर काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा था और यहाँ पर उसके सीनियर उसे सारा काम समझा रहा था कि उसे यहाँ पर कॉफी किस तरीके से बनानी है और उसे यहाँ पर सारा काम कैसे करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज की वो यहाँ पर किसी भी चीज को न तोड़ दे। लेकिन फिर भी यहाँ पर उसको अम्मा के ऊपर भरोसा होता है, क्योंकि अम्मा ने यहाँ पर उसे देखने से तो यहाँ पर काफी मैच्योर और समझदार लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हर लोग उसकी तरह नहीं होते। फिर वो अम्मा से कह रहा था एक बार हमारे शॉप के अंदर ऐसी लड़की आई थी जिसने की पहले दिन में कॉफी बनाने की मशीन को तोड़ दिया था। पर तभी इसी बीच यहाँ पर इनो वहाँ पर आकर कह रही होती है कि तुम दोनों मेरी बात कर रहे हो। और इसी बीच वो अम्मा के कुछ ज्यादा ही करीब चली जाती है। लेकिन वो लड़का यहाँ पर उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है कि तुम उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि वो पहले से रिलेशनशिप के अंदर है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है। तो हम लोग यहाँ पर इसको देखकर समझ सकते हैं कि अब तो वो लोग यहाँ पर काफी कम टाइम में दोस्त बन चुके हैं। फिर यहाँ पर पूरे दिन काम करने के बाद यहाँ पर अम्मा वापस घर चला जाता है और यहाँ पर अम्मा को इतना जल्दी आता देखकर तो माहिरो यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक कर जाती है और कहती कि अम्मा आज तुम इतना जल्दी कैसे आ गए, अभी तो तुम्हारा काम खत्म होने में काफी टाइम था। पर अम्मा कहता है कि जैसे कि तुम घर में पूरा काम अकेले ही करती हो तो मैंने जरा सोच लिया कि आज मैं आकर तुम्हारी मदद कर दूं। लेकिन यहाँ पर माहिर तो उसे सीधा ही मना कर देती है और अम्मा इस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा देखकर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि मेरे घर जल्दी आने पर माहिरो बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि आखिर वो कहाँ से आ रही है। तब यहाँ पर माहिरो भी रूम की तरफ जाते हुए कह रही होती है कि जब मैं अकेली थी तब मैंने यहाँ पर काफी सारी चॉकलेट्स को खा लिया है, इसी वजह से यहाँ पर ये सारी खुशबू आ रही है। पर फिर भी यहाँ पर अम्मा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर माहिरो को आज ऐसा क्या हो गया है कि वो आज यहाँ पर इसे इतना इग्नोर कर रही है। जिसके बाद हमें यहाँ पर सीधे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अम्मा ने यहाँ पर कैफे के अंदर अपने कोवर्कर से कह रहा होता है कि आजकल माहिरो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इग्नोर करने लगी है। मैं जब भी जल्दी घर चला जाता हूँ तो वो यहाँ पर काफी पैनिक कर जाती है, यहाँ तक कि वो तो रूम के अंदर बिल्कुल अकेले ही रहने लगी है आजकल। आखिर मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों एक्ट कर रही है। तब वो कहता है क्या तुम्हें माहिरो के ऊपर शक है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है वो तुमसे कुछ छुपा रही है। पर अम्मा ने कहता है कि नहीं, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर माहिरो मुझसे कुछ छुपा रही है तो उसके पीछे जरूर से कोई रीजन होगा। और फिर भी वो अगर मुझे नहीं बताना चाहती तो मैं उससे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। हालांकि देखा जाए तो मुझे ये जानना है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो फिर ऐसा हो तो यहाँ पर काफी टाइम हो चुका था, जिस वजह से वो यहाँ पर सीधा ही घर जाकर उसे पूछ रहा होता है कि क्या माहिरो में तुम्हें हक कर सकता हूँ, और आखिर यहाँ पर माहिरो से मना क्यों ही करेगी। तो वो दोनों यहाँ पर हक कर लेते हैं और वो यहाँ पर सोचते रहा होता है कि आखिर वो माहिरो से पूछ ही ले। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर माहिरो से कुछ भी नहीं कह पाता, बस वो ऐसे यहाँ पर हक कर बैठे रहते हैं। फिर अगले दिन वो यहाँ पर सीधे कॉफी के ऊपर निकल जाता है यूता और इचुकी के साथ, जहाँ पर काम पर निकलने के बाद इन दोनों ने उसे बुला लिया था और देखने से ऐसा लग रहा था कि ये दोनों इसे रोकना चाहते हैं। तो अम्मा ने भी यहाँ पर इन लोगों से पूछ लेता है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। लेकिन यहाँ पर तो ये लोग यहाँ पर इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। वो लोग यहाँ पर इसके बारे में पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम्हारी जॉब के बारे में कैसे चल रहा है और क्या तुम्हारे पीछे कोई लड़की पड़ी। जरूर वहाँ पर काफी सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल हो गई होंगी। और वो लोग यहाँ पर ऐसे काफी सारी बातें करे जा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक से यहाँ पर उनके पास एक मैसेज आ जाता है और वो यहाँ पर इस चीज को पढ़कर कहते हैं कि चलो फिर हम कल मिलते हैं, अभी तुम्हें घर जाना चाहिए अम्मा ने। ऐसा कहकर वो लोग यहाँ पर घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन ये देखकर तो अम्मा यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर इन
दोनों ने मुझे बुलाया है क्यों, और अचानक से ये लोग मुझे यहाँ पर वापस घर जाने के लिए कह रहे हैं। मानो कि यहाँ पर इन लोगों का मकसद ये था कि ये लोग यहाँ पर हमारे को थोड़ी देर तक रोक सके। फिर जैसे यहाँ पर हमारे वापस अपने घर पहुंचता है तब उसे यहाँ पर काफी बड़ा सरप्राइज मिलता है, और माहिरो यहाँ पर उसे कह रही थी आज तुम्हारा बर्थडे है और मैंने इस बात से काफी सारी तैयारियां भी की हैं। और हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि यही एक रीजन था जिस वजह से माहिरो हर बार पैनिक कर जाया करती थी जब हमारे काफी जल्दी घर आ जाया करता था। और शायद से यूता और इत्सुकी को भी माहिरो ने ही कहा होगा कि अमाने को कहीं पर जाकर बिजी रखो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर माहिरो यहाँ पर बता रही होती है कि उसने यहाँ पर अमाने के बर्थडे के दिन काफी सारा खाना बनाया है। हालांकि अच्छा खाना तो हर बार ही बनाती है, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल था और अमाने कहता है कि इस बार ये मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे है। तब माहिरो कहती है नहीं, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं है, असली गिफ्ट तो कुछ और है। फिर अमाने यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि आखिर इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। और तभी यहाँ पर माहिरो जाकर एक केक ले आती है और सच में यहाँ पर गाइस ये तो काफी टेस्टी लग रहा है। फिर जैसे अमन यहाँ पर उसकी एक बाइट लेता है और उसे तो यहाँ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता कि इसे यहाँ पर माहिरो ने बनाया है, और कहते हैं कि आखिर ये टेस्ट इतना अच्छा कैसे लग रहा है। तब यहाँ पर माहिरो रिवील करती है कि इस चीज के लिए मैंने काफी मेहनत की है, काफी टाइम से मैं हर बार काफी नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती थी ताकि मैं कैसे भी अगर इस केक को परफेक्ट बना सकूं। और कहती है मैंने इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला है, क्या तुम बता सकते हो कि इसके अंदर ऐसा क्या है। और ये तो यहाँ पर थोड़ी देर में पहचान जाता है कि वो तो कॉफी है, और वो भी वही शॉप की जहाँ पर वो काम करता है। तो इसका मतलब ये हो कि ये सारे प्लान के पीछे उसकी बॉस भी मिली हुई है, और यहाँ पर इस प्लान के बारे में सभी लोगों को पता था सिवाय अमाने के। और इसके बाद यहाँ पर वो उसे एक टाइपिंग देती है। आखिर पता नहीं ये अमाने का क्या ही काम आएगी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अमाने तो काफी खुश था। और आज जैसे कि यहाँ पर अमाने का बर्थडे था तब यहाँ पर माहिरो वो सब कुछ करेगी जो कि अमाने कहेगा। तब अमाने यहाँ पर उसे वो बनी ड्रेस पहनने के लिए कहता है, और जैसे कि आज यहाँ पर अमाने का बर्थडे था तो इसी वजह से यहाँ पर माहिरो सब कुछ करने के लिए तैयार थी। फिर माहिरो यहाँ पर जैसे ही उसको पहनकर आ जाती है तब अमाने फिर उसे देखकर कह रहा होता है कि आज तुम यहाँ पर इसके अंदर काफी क्यूट लग रही हो। और फाइनली ये लोग यहाँ पर इसके बाद किस कर लेते हैं। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों यहाँ पर सारी चीजों के बिना रह सकते हैं, लेकिन किसके बिना नहीं। और फिर लास्ट में जाकर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि साथ में ये लोग साथ में ही सोएंगे आज तो, क्योंकि आज एक स्पेशल दिन था। फिर माहिरो कह रही होती है हालांकि ये बर्थडे तुम्हारा है, लेकिन सबसे ज्यादा देखा जाए तो खुश मैं हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जैसे कि 12 बज चुके थे तब यहाँ पर माहिरो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ और भी करना था। पर तभी यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम पहले मेरे लिए काफी कुछ कर चुकी हो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना ही है तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। और माहिरो कहती है मैं तुम्हारी कोई भी विश को पूरी करने के लिए तैयार हूँ। और अमाने कहता है कि तुम सोने से पहले मुझे किस करो, जिसके बाद माहिरो उसे किस कर लेती है। फिर इसके बाद यहाँ पर माहिरो कह रही होती है मतलब कि वो यहाँ पर अमाने से बता रही होती है कि आजकल वो किस तरीके से जेलस फील करती रहती है, और वो कह रही थी कि तुम इतने हैंडसम और अब तो तुम बाहर काम करने भी लगे हो, तो इस वजह से कभी कभी मुझे डर लगा रहता है कि कहीं कोई लड़की तुम्हें मुझे छीन ना ले, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। और फिर अमाने भी यहाँ पर उसे तसल्ली देते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी कोई भी और लड़की मायने नहीं रखती। और इसके बाद दोबारा से ये लोग यहाँ पर फाइनली किस कर लेते हैं। आगे पता नहीं ये लोग यहाँ पर कितनी बार किस करेंगे। सो गाइस जैसे कि हमारा सीजन 2 यहाँ पर खत्म होता है, तो अगर ये वीडियो आपको सबसे अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मतलब कि एनिमे कैसा लगा। और साथ ही आप मुझे कमेंट से सजेस्ट कर सकते हैं कि आखिर में आगे किस एनिमे का एक्सप्लेनेशन शुरू करूं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपके ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।